ओके तो ये आपका पेपर है एग्जाम 2018 का 2018 मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है ना। सो यू हैव दिस। ठीक, तो बताओ जिन लोगों ने ट्राई किए हैं, जिनका डाउट्स हैं वो बताइए। कोई डाउट नहीं किसी को? सब लोग, तुम तो एकदम सब फर्स्ट। नहीं तो सब लोग फर्स्ट रैंक लाओगे इस बार, कोई डाउट नहीं है तो। डाउट है? बताओ क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 सर। अच्छा, सो 9 क्या कह रहा है? कंसीडर 4 coins labeled as 1 2 3 4. Suppose that probability of obtaining a head in a single toss of the ith coin is I by 4. मतलब फर्स्ट कॉइन पे हेड आने का चांस क्या होगा? हाँ जी, बाकी लोग सुन रहे हैं ना, तो क्लास में तो रिस्पॉन्ड करना। हाँ, 1 by so this is 1 by 4 and similarly second coin पे h2 मतलब head on second coin, so second coin पे head आने का चांस है 2 by 4, head on third coin 3 by 4 and probability of head on fourth coin 1 4 by 4 तो मतलब 1 हो जाएगा। so this is just 4 by 4, ये बोला ना, I by 4, so probability of getting head on fourth coin is 4 by 4. So a coin is chosen uniformly at random and flipped given that the flip resulted in a head. अच्छा, अब तुमने एक कॉइन, उन चार में से एक कॉइन चूज किया रैंडमली और उसको तुमने टॉस किया, तो तुम्हें बता रखा है कि जो आउटकम है वो हेड आया है, सो गिवन है रिजल्ट हेड है, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन वाज लेबल्ड आइदर 1 और 2, तो पहला या दूसरा कॉइन था। तो ये किस मेथड से होगा? क्वेश्चन देख के समझ आ रहा होगा। हाँ जी, बेस थ्योरम। हाँ ये बेस थ्योरम से होगा, सिंपल है, इसमें क्या डाउट है? तो देखो करते हैं, ये बेस थ्योरम पे है। तो इसमें क्या है, E1 इवेंट ले लो, टॉसिंग कॉइन 1, E2 ले लो, टॉसिंग कॉइन 2, मतलब कोई एक सेलेक्ट करके टॉस करोगे ना, तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है। E3 ले लो, टॉसिंग कॉइन 3, E4 ले लो, टॉसिंग कॉइन 4। अब एक इवेंट ए ले लेते हैं जो गिवन होता है, क्या गिवन है हमें इस क्वेश्चन में? हाँ जी, क्या गिवन है? हेड आया है। सो है ना, आउटकम इज हेड। सो प्रोबेबिलिटी हमें पूछ रहा है कि E1 गिवन ए, यूनियन बात वही है क्योंकि कॉमन नहीं होगा, और E2 गिवन ए, सो 1 बाय 1 फाइंड कर लेंगे। तो क्या है इसका फॉर्मूला लिखोगे? कोई मुझे फॉर्मूला बताओ फर्स्ट टर्म का, इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए क्या होगा? इसने पढ़ा होगा क्लास 12 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब हाँ ए की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो वो ए की करोगे तो वो समेशन हो जाएगा, समेशन ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
दिस इज ए गिवन आई फ्रॉम 1 to 4. सिमिलरली यहाँ पे क्या कुछ अलग होगा, वही होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A given E2 अपॉन समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A है डिनोमिनेटर में. तो तुम लोग ऐसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी फॉर्मूला पता ही है, एंड जिनको नहीं पता है वो पढ़ो, क्लास 12th में ये टॉपिक है. सो I फ्रॉम 1 to 4. अब जस्ट आप पुट कर लो. तो यहाँ से क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास 4 कॉइन है, तो एक कॉइन चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, बोला है कि 1/4 कॉइन यूनिफॉर्मली लिख दिया है कि कॉइन यूनिफॉर्मली चूज करना है. तो 4 कॉइन में से एक कॉइन उठाने आपको, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है. अब अगर आपने फर्स्ट कॉइन उठाए हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आने की, ए इवेंट का मतलब था हेड आया, तो फर्स्ट कॉइन पे हेड आने के क्या चांस है, 1/4 1/4. इसका एलसीएम सेम ही टर्म है तो कॉमन लेता हूँ, जस्ट मैं यहाँ लेता हूँ प्लस, फिर से सेकेंड कॉइन उठाने के चांस है 1/4. अगर सेकेंड कॉइन आपने टॉस किए तो क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आएगा, 2/4 तो ये आपका 2/4 हो गया. टोटल ऐसे ही कर लेते हैं, तो फर्स्ट कॉइन चूज करने का 1/4, फर्स्ट कॉइन पे हेड आने का 1/4, सेकेंड कॉइन चूज करने का 1/4 और सेकेंड कॉइन पे हेड आने का 2/4, थर्ड कॉइन चूज करने का 1/4 और थर्ड कॉइन पे हेड आने का 3/4, फोर्थ कॉइन चूज करने का 1/4 एंड 4/4. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. सो यहाँ से क्या होगा, एक तो 1/4 एक तो कॉमन लेके ना कैंसिल कर दो, तो कॉमन लेके न्यूमरेटर से 1/4 निकालो, डिनोमिनेटर से 1/4 निकालो, बाहर कर दो. सो ये हो गया 1/4, फिर अब 2/4 न्यूमरेटर में बचा, एंड डिनोमिनेटर ऐड कर लो एक साथ ना, ऐड कर लो. सो न्यूमरेटर में तुम्हारा फिर से मैं बोल रहा हूँ ये 4 4 4 4 4 4 सब कैंसिल हो गया. कैलकुलेशन तुम्हें आता है ना ऑलरेडी. तो 2 + 1 3 न्यूमरेटर में हो गया, यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया 10. 0.3 आंसर हो गया. चेक करो 0.3 नहीं ऑप्शन सी. ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट बताइए. मुझे ऐसा लगा इस टेस्ट में सबके फुल मार्क्स आए थे क्या, जब टेस्ट दिया होगा तो आपने सबके फुल मार्क्स आए थे, एक एक क्वेश्चन आता है. 19 नंबर 19 हाँ जी, इंटेलिजेंट लोग सब बताओ जो ऑलरेडी कर चुके हैं. सो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो बताओ मुझे आइडिया क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये रैशनल नंबर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं. Q1 + x = Q2 + x = Q3 डॉट 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 चलता रहेगा. अब मुझे ये बताओ, जो Q है, Q की कार्डिनलिटी और N की कार्डिनलिटी सेम होती है, ये ट्रू या फॉल्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. ट्रू है सर. ठीक है ना. रैशनल नंबर की कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनलिटी का मैथमेटिक्स में डेफिनेशन है. सो ये इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज अ वन फंक्शन फ्रॉम Q to N व्हिच इज बाइजेक्टिव, मतलब देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम Q to N व्हिच इज बाइजेक्टिव. तो एक बाइजेक्टिव फंक्शन यहाँ से हमें मिलेगा, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो जितने नेचुरल नंबर्स है उतने ही रेशनल नंबर्स. ठीक है, मैथमेटिकली. तो उसको हमने लेबल कर दिया, पहला रैशनल नंबर, दूसरा रैशनल नंबर, इस तरह से लेबल कर दिया. तो लेबल कर दिया तुमने. अब अगर यहाँ से मैं ये प्रूव कर दूं कि x एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, अगर यहाँ से ये प्रूव हो जाए कि x एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो हर टर्म का आंसर क्या होगा, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू व्हाट, 0 0. ये भी 0, सारे टर्म 0 हो गए, आंसर 0 आ गया. ठीक है. अब क्वेश्चन है कैसे पता चला मुझे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है. तो अब देख लो थोड़ा सा तुम्हें, अब MGF का आइडिया यहाँ से तुम्हें देख के आइडिया लग रहा होगा, यहाँ तो नहीं, ये वाला देख के आइडिया लगेगा कि ये क्या है. सो क्वेश्चन 19, पहली बात मैंने कहा x बिलोंग्स टू Q है, Q मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर. सो रैशनल नंबर्स आर काउंटेबल, है ना. सो x की वैल्यू Q1
प्लस x की वैल्यू q2 डॉट 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 चल रहा है, ठीक है। एंड इस तरह से ये नेचुरल नंबर के मैथमेटिकली इक्विवेलेंट का मतलब बोला तो कार्डिनलिटी सेम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट उतना ही है, तो हम लेवल कर दिया। अब ये जीरो 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 चला जीरो, बिकॉज x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब मुझे कैसे पता कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो देख लेते हैं। तो mgf जो मुझे इसने दिया है x का, वो दिया है 6/π² समेशन 1/n² I from n from 1 to infinity and e की पावर माइनस क्या है, e की पावर प्लस t²/n t²/2n, so e की पावर t²/2n ये दे रखा है। सो ठीक है, तुमसे अगर ये पूछूं कि ये किस रैंडम वेरिएबल का mgf है, x अगर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है तो उसका mgf क्या होता है? So e raised to mu t plus 1/2 sigma square t square. हाँ, μ2 प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। जैसे कंपेयर कर लो इसको, तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो मुझे म्यू मिलेगा 0, हाफ सिग्मा स्क्वायर तो हाफ सिग्मा स्क्वायर मुझे मिल रहा है 1/n, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर, अगर मैं ऐसा लिख दूं, चलो मान लो मैं mnt लिख देता हूँ, तो mnt है e की पावर t²/2n। तो ये जो mnt है, मान लो ये मैं बोलूँ कि mgf है अभी xn का, फॉर एग्जांपल xn का n के टर्म में है ना, तो ये जो xn तुम्हें दिख रहा है ये नॉर्मल 0,1/n है, ठीक है, नॉर्मल 0,1/n है। अब जो xn है वो नॉर्मल 0, अब तुम्हें ये पता लगाना था ये वाला कौन सा रैंडम वेरिएबल है, तो तुम ऐसे याद रखो कि इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है जो लिया गया ना, तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना हो, तो अगर तुम पीडीएफ लिखोगे ये वाला, क्या लिखा है उसने, 6/π² समेशन n फ्रॉम 1 to infinity 1/n² f xn of x, xn का डिस्ट्रीब्यूशन पता है ना, तो अगर तुम ये पीडीएफ लोगे तो इसका mgf वही आएगा, तो उस केस में जो mgf आएगा इस पीडीएफ को यूज करके वो तुम्हारा वही आएगा जो वहां दे रखा है। mgf पता ना क्या होता है, डेफिनेशन जस्ट पुट करो, इसके साथ मल्टीप्लाई होके बस कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6/π² समेशन 1/n² n फ्रॉम 1 से इंफिनिटी। तुम क्या करते हो mgf अगर निकालते हो तो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर txn है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर txn, सो e की पावर txn यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पीडीएफ के साथ, तो ये कुछ नहीं mxnt हो गया। अब तुम ये याद रखो कि लीनियर कॉम्बिनेशन जो है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी ना ये कॉन्टिन्यूअस ही होगा, ये पीडीएफ कॉन्टिन्यूअस ही है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें एक दो एग्जांपल देता हूँ, जैम में ऐसे क्वेश्चन आज भी 18 में भी आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी देखोगे एक क्वेश्चन है 1/4 e की पावर माइनस x-4 प्लस 1/6 e की पावर माइनस x/6, लाइक इस तरह से कुछ टर्म है फॉर एग्जांपल। अब तुमसे अगर मैं ये पीडीएफ बोल दूं fx ऑफ x ये है, तो मुझे ये बताओ ये किस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ है? डबल एक्सपोनेंशियल। लाप्लास या कॉची, और ये किसका है? वो डबल सर डबल एक्सपोनेंशियल। और ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। तो मैं अगर पूछूं ये जो पीडीएफ दे रखा है, तो ये x क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा डिस्क्रीट होगा? डिस्क्रीट हो सकता है क्या कभी? हाँ, तो इसी लॉजिक से आपका ये वाला भी यही केस है, यहाँ भी उसने कुछ नहीं किया है, पीडीएफ का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है। तो यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए शायद मतलब हो सकता है इधर लिख रहा हूँ, ये कोएफिशिएंट में भी थोड़ा अलग हो, ये 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इस तरह कहने का मतलब ये समझा रहा हूँ, यहाँ भी वो लीनियर कॉम्बिनेशन ही ले रखा है, तो ये जस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। तो जो xn है दिस इज कॉन्टिन्यूअस, एंड ये pdf of x is just the linear combination of pdf of xn's, so that's why x is also continuous random variable, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन है कॉन्टिन्यूअस पीडीएफ का, तो वो जो फाइनल पीडीएफ है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ये डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का।
कि हर पॉइंट पे मास 0 होगा, चाहे कोई भी रियल नंबर ले लो, तो ये रैशनल है, तो भी एक रियल नंबर के पार्ट 0 0 0 0 हो गया। अभी किसी को डाउट है इसमें, बताओ। सर इसका और कोई अप्रोच भी हो सकता है? आप बताइए क्या सोच रहे हो, किस तरीके से सोचना चाहते हो। सर नहीं, मेरे को पता नहीं है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि जैसे हमने इस केस में तो सोच लिया कि मतलब टी स्क्वायर है तो नॉर्मल से कंपेयर कर देते हैं, पर फिर भी एग्जाम के टाइम ऐसे सबमिशन वगैरह में गिवन था जैसे एमजीएफ, तो फिर भी एकदम स्ट्राइक नहीं करता कि नॉर्मल से कंपेयर करें या इससे। नहीं, आपको याद होना चाहिए कि ये जो टर्म्स है आपको देख के समझ आना चाहिए कि टी स्क्वायर सिर्फ नॉर्मल के टर्म में ही होता है, बाकी में देखो कहीं ऐसा नहीं होगा। किसी और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का चेक करो जहाँ पे e की पावर टी स्क्वायर आता हो, नहीं आएगा। यस सर, वो तो इसी में ही आएगा। हाँ, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जिसका नाम लिखा हुआ है सिलेबस में, उसका आपको एमजीएफ पता होना चाहिए और आपको उसी से कंपेयर करना है, वो बाहर का कुछ नहीं देगा, आपको उनमें से ही कोई कंपेयर करना है। कंपेयर कर लिया तो उससे आपको आइडिया लग गया कि ओके, ये जिसका भी ये कॉन्टिन्यूअस है और इसका जस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन लिया गया तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो डिस्क्रीट सेट पे या मैं ऐसा बोलूँ काउंटेबल सेट पे इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, तो आंसर 0 है। तो बस मुझे ये आइडिया लगाना था, यहाँ यही कॉन्सेप्ट था कि आइडिया लगाओ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। और दूसरा तरीका है कि तुम्हें पता हो कि काउंटेबल सेट पे किसी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो ये इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट है, ये लगाना पड़ेगा। अप्रोच और भी हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूं नहीं होगा, मैं यही सोच पा रहा हूँ, और भी तरीके हो सकते हैं। अगर सर कभी ऐसे कोई एमजीएफ गिवन और हम कंपेयर कर पा रहे हो किसी स्टैंडर्ड से, जैसे इसमें एक तरह से कॉम्बिनेशन बना के कर लिया, तो उसमें भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, वहां भी कर सकते हैं, कोई और भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। जैसे मैं लाप्लास का ही सम का एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ भी लिखो उस तरह से बनाए जा सकते हैं। यस सर। चलिए नेक्स्ट बताइए। 22 सर। ट्वेंटी टू। सो 22 में क्या दिक्कत है, एक्स बी ए पॉइसन रैंडम वेरिएबल विथ मीन, मतलब लैम्डा इज हाफ, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 1 फैक्टोरियल। तो देखो कुछ लोग फॉर्मूला याद रखते होंगे, मुझे याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल मेथड होता है उसे सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है। सो लाइक इसको अगर मैं करूंगा तो इसमें क्या है 22, सो जो 22 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें बोला है आपको कि x जो है, दिस इज पॉइसन रैंडम वेरिएबल विथ लैम्डा इज हाफ, ठीक है। अब लैम्डा हाफ है, तो अब क्या करना है, मुझे फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन किसका, x प्लस 1 फैक्टोरियल का। तो बताओ डेफिनेशन क्या होता है डिस्क्रीट में मीन निकालने का। Summation x plus 1 factorial into PMF. हाँ, जो भी जिसका भी एक्सपेक्टेशन निकालना है दैट टर्म इनटू मास एट x, और x का जो सपोर्ट है उस पे सम कर दो। तो पॉइसन में सपोर्ट क्या होता है, 0 से infinity. ये 0 से इन्फिनिटी। अब इसको ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी x प्लस 1 फैक्टोरियल, अब ये e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक, अब क्या करते हैं यहाँ पे कि x प्लस 1 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या होगा, आप इसको लिख सकते हैं ना इस तरह से, समेशन X plus 1 into हाँ x प्लस 1 इंटू एक्स फैक्टोरियल, और ये है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। तो ये और ये तो हो गया कैंसिल, और ये समेशन x पे है, तो इसमें x तो है नहीं, जिसको आप बाहर निकाल सकते हो। सो e की पावर माइनस लैम्डा हो गया बाहर, तो x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। अब है x प्लस 1 टाइम लैम्डा की पावर x। अब यहाँ देखना है आपको इसका वो क्या होगा, सम क्या होगा। तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं, तो ओपन कर लेंगे तो e की पावर माइनस लैम्डा आउटसाइड है, समेशन x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी x टाइम लैम्डा की पावर x, फिर समेशन लैम्डा की पावर x, लैम्डा को आप हाफ रख सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, x 0 से इन्फिनिटी। तो इसका सम तो ज्योमेट्रिक सम से आ जाएगा, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम, ये एजीपी हो जाएगा, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज जो होता है इनफाइनाइट। तो e की पावर माइनस लैम्डा, इसमें x तो 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, x को 0 रखोगे फर्क नहीं। अगले टर्म से स्टार्ट करो, तो अगले टर्म से स्टार्ट करोगे तो समेशन x फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, समझ रहे हो, 0 रखने पे पहला टर्म क्या है इसका, x को 0 रखेगा 0 इंटू समथिंग, तो खत्म हो जाएगा, 1 से स्टार्ट कर लिया, और ये x लैम्डा की पावर x ही है। अब प्लस इसका तो पता ही है ना, इसका क्या होगा सम a अपॉन 1 माइनस r, पहला टर्म 1 है, 1 माइनस लैम्डा,
इस तरह से कुछ हाँ सर। ए, हाँ अब ये यहाँ पे AGP है तो इसको खोलो जरा, क्या होगा, खोलेंगे तो पहला टर्म होगा लैम्डा, दूसरा टर्म होगा 2 लैम्डा स्क्वायर, तीसरा टर्म 3 लैम्डा क्यूब। अब वो AGP वाला फॉर्मूला याद करो, क्या होता है उसमें, A फिर A प्लस डी इंटू आर, A प्लस डी इंटू आर स्क्वायर, या तो ये याद रखो या सीरीज का सम निकालो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये AGP सीरीज होता है ना, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, तो उसपे क्या है, यहाँ A की जगह क्या है, लैम्डा A प्लस डी, तो नहीं तो इसमें लैम्डा बाहर कर लो, पहले एक लैम्डा निकाल लो, ठीक है, तो इस फॉर्म पे आ जाएगा A प्लस डी, A प्लस यहाँ A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, ऐसे चलता रहेगा, डी ऐड होता रहेगा, पावर भी एक ऐड होता रहेगा। सो ठीक है, तो मैं क्या करूँ इसको, देखो इस फॉर्म पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सर सर इस टर्म को एस मान लीजिए और इसके साथ लैम्डा मल्टीप्लाई कीजिए, तो उसके बाद वो नेगेटिव करके हो जाएगा। हाँ, तो तुम जो कह रहे हो प्रूफ कह रहे हो, उसी से मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, यू आर राइट, तो उससे वो फॉर्मूला निकल आएगा। इस टर्म को कुछ मान लो, उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको घटा दो, ये कह रहे हो ना। हाँ, तो उसी तरीके से प्रूफ आता है इसका, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, इसमें से लैम्डा अगर मैं कॉमन ले लूँ, मैं सीधा ये बता देता हूँ पहले तुम्हें, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है AGP, जो 11-12 में पढ़ा होगा या JW, ऐसा होता है इनफाइनाइट सम AGP का, A फिर अगर होता है A प्लस डी इंटू आर, A प्लस 2D इंटू आर स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा, इसका सम आता है इनफाइनाइट तक, A अपॉन 1 माइनस आर प्लस AD अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर। नहीं, आई थिंक चेक कर लो एक बार क्या होता है, AD या DR होता है, पर चेक कर लो, इसको याद है, तो ये फॉर्मूला होता है ये AGP का, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम जैसे होता है ना, जैसे GP का तो आप जानते हो कि लाइक AR स्क्वायर ऐसे चल रहा है इनफाइनाइट तक, इसका आप जानते हो A अपॉन 1 माइनस आर होता है, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, तो चेक करते हैं आंसर मैच कर जाएगा। तो ये है A अपॉन 1 माइनस आर, DR अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर, तो उसमें मुझे फिट करना है इसको, है ना, तो इसमें बेटर है तुम इसमें से एक वो निकाल लो, लैम्डा कॉमन निकाल लो, तो क्या आ जाएगा देखो। सो इसका मैं सम निकालता हूँ, इस तरीके से निकाल देता हूँ, तो पहले इसको ओपन कर देता हूँ, तो इसमें एक लैम्डा तुम कॉमन ले लो, E की पावर माइनस लैम्डा, एक लैम्डा बाहर निकाल लो, तुम्हें जैसे आता वैसे कर, जरूरी नहीं जो मैं कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ, तुम्हें जैसे समझ आ रहा है, अगर तुम्हें सीरीज मान के 1 से मल्टीप्लाई करे घटा दो तो उससे भी हो जाएगा, वही आंसर आएगा। तो वो इसका प्रूफ ऐसे ही होता है, अगर कोई इसको प्रूफ करेगा तो वैसे ही करता है, 8 से मल्टीप्लाई करके घटा दो उसको। सो x फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, ठीक है, अब देखो इसको जो ओपन करोगे तो क्या होगा 1, फिर लैम्डा की पावर 0, तो A 1 हो जाएगा। किसको ओपन करो, इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ, उसको ओपन करो, when you will open it, जब तुम इसको ओपन करोगे तो 1, फिर 1 प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो 1 प्लस 1, तो D इज ऑल्सो 1, A इज ऑल्सो 1, तो सम क्या होना चाहिए देख लो, E की पावर माइनस लैम्डा आउटसाइड, लैम्डा हेयर, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो इसमें आंसर आएगा A इज 1, 1 माइनस R, R इज लैम्डा, ठीक है, प्लस D इज ऑल्सो 1, D कॉमन डिफरेंस जो चल रहा है ये दिख रहा होगा, सो 1 आएगा, एंड देन D इंटू R इज लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर, ये हो गया, और आगे था 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा, तो ये लैम्डा का टर्म में निकाल दिया, लैम्डा हाफ में पुट कर दो तो क्या आंसर आता है। सो लैम्डा को हाफ रख के बताओ क्या आएगा, सो E की पावर माइनस 1/2, 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो 1/2 ही हो जाएगा, फिर 1/2 अपॉन 1/4 हो जाएगा ये, और प्लस 1/2, 1 अपॉन 1/2, मतलब 2 हो जाएगा। सो चेक करो इसको, 2 हो जाएगा, और ये भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारा 2 आ गया, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी 2 आ गया। सो कितना आ गया सिंप्लीफाई करके चेक करो, सो ये आ गया E की पावर माइनस 1/2 एंड 2 प्लस 2, सो 4 E की पावर माइनस 1/2, कैलकुलेटर से बताओ कितना आया। और यही ऑप्शन है। अच्छा ये ऑप्शन ही है, अच्छा 4E की पावर, सो 4E की पावर माइनस 1/2 हो गया। सो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, जिनको नहीं यूज करना है तो उसके लिए जो ऑप्शन बता रहा था वो कर सकते हैं, मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, AGP बोलते हैं अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, यहाँ क्या है कोएफिशिएंट्स अरिथमेटिक है और प्रोडक्ट में ज्योमेट्रिक, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोडक्ट में है, तो ये फॉर्मूला होता है, सो वो यूज कर लिया मैंने यहाँ पे। अब इसको ओपन करोगे दिखेगा आपको, ओपन करो, पहला टर्म आएगा 1, फिर अगला टर्म आएगा 2 टाइम लैम्डा, तो 1 प्लस 1 2, फिर लैम्डा,
अगर 3 टाइम 1 + 2 × 1 फिर लैम्डा स्क्वायर ऐसे चलेगा, तो उससे कंपेयर कर लिया। ठीक है जी, ये समझ आया? या सीरीज का सम निकाल के दिखाऊं? जो वो कह रहा था वो ऐसा कह रहा था, देखो तुम्हें इसकी जो होती है ना, एस मान लो है समेशन x लैम्डा की पावर x, यही तो था। x फ्रॉम 0 से ले लो या 1 से ले लो, 1 से इंफिनिटी। अभी कह रहा है x से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। x फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, ये x² लैम्डा की पावर x हो गया। अब क्या करना है तुम्हें, जैसे इसको खोलते थे क्या आता, लैम्डा 2 लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा क्यूब डॉट डॉट डॉट, इसको खोलो अब। सो ये आ जाएगा लैम्डा प्लस कितना आएगा, 2 रखो 4 लैम्डा स्क्वायर, फिर सॉरी लैम्डा से मल्टीप्लाई करना था, नॉट एक्स, लैम्डा से, उससे इजी रहेगा, नॉट एक्स, एक्स से मुश्किल होगा। सो लैम्डा मतलब उसको प्रूफ कर रहा हूँ, जो वो कह रहा है दूसरा तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका जो था हमारे पास। सो ये था एक्स लैम्डा की पावर x + 1 हो जाएगा। अब खोलो, सो x को 1 रखोगे तो 1 टाइम लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 टाइम लैम्डा क्यूब, 3 टाइम लैम्डा 4 टाइम लैम्डा 5, ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ जैसे अगला टर्म क्या है, 4 लैम्डा 4 है, ऐसे चल रहा है। अब तुम सब्ट्रैक्ट करो इसको। सो क्या करो, यू जस्ट सब्ट्रैक्ट लैम्डा s में से s को हटा दो। सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो, तो क्या होगा, या फर्स्ट में सेकेंड करोगे, कैसे भी कर लो। सो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। s माइनस लैम्डा s, तो सब्ट्रैक्ट करो, तो ये तो इसका कोई कोएफिशिएंट इक्वल वाला है नहीं, तो एज इट इज रहने दो। 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर कितना होगा, लैम्डा स्क्वायर, फिर 3 लैम्डा क्यूब माइनस 2, तो लैम्डा क्यूब, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, लैम्डा 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये कितना आ गया, ये यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा s कॉमन ले लो, सो लैम्डा प्लस, अब यहाँ पे सम करो कितना होगा, सो यू जस्ट, या इस पूरे को ऐड कर लो, कोई दिक्कत है। पूरे लैम्डा लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब चल रहा था, a/1 - r, ये आ गया। यहाँ से कितना आ गया इसकी वैल्यू, λ/1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर। यहाँ भी तुम देखते थे एट द एंड वही आया था। तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे इस पूरे को, ये वही टर्म है। ठीक है, ये इसको सिंप्लीफाई करो, वही यही है वो चीज जो यहाँ आया, तो वो वही चीज है। तो या तो ये यूज कर लो, यही वाली चीज, ये मैंने फॉर्मूला यूज किया है, तो ये जो इससे आंसर आ रहा है वही आ रहा है। ओके सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। 23 लेट x बी ए स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, तो z है, x जो है वो z है रैंडम, और बोल रहा है प्रोबेबिलिटी x³ - 2x² - x + 2 मोर देन 0 किसके इक्वल होगा। तो इसमें बस तुम्हें क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो जो 23 है सर, ये जी, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का स्टैंडर्ड तो प्रोसेस नहीं है ना? स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन हो जाता है हिडन ट्रायल से। जो ये लास्ट टर्म है इसके कोएफिशिएंट क्या क्या है, 1 2 -1 -2, हिडन ट्रायल तरीका, इनमें से एक पुट करके देखो सेटिस्फाई कर जाएगा। सर इसमें तो डायरेक्ट ही अगर x² कॉमन ले लेंगे तो हो रहा है। x तो कॉमन लेंगे, लेकिन एक सब में कॉमन कहाँ है, अच्छा नहीं यहाँ सर, पे। x² फर्स्ट 2 टर्म में हाँ से ले लें। तो जैसे भी कर लो, जैसे आपकी मर्जी, जैसे यहाँ x² आपने ले लिया तो वो भी एक तरीका है, राइट। सो -1 x - 2, सो यहाँ x² - 1 एंड x - 2 आ गया, ये आ गया ना, ठीक है। दिस इज मोर देन 0। अब ये इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो x + 1 x - 1 x - 2 मोर देन 0। इस तरह चीज आपने क्लास 12 में पढ़ी होगी कि ये 0 पहले चेक कर लो, मोर देन 0 निकालना है। पहले ये चेक कर लो कि इक्वल टू 0 कब है, तो इक्वल टू 0 होगा -1 पे, 1 पे और 2 पे, ये ऐसा है, इधर -∞ और इधर +∞। अब आपको क्या करना है कि साइन चेक कर लेना है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। आपको जानते हो कि इधर 2 से ज्यादा लोग पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए था, पॉजिटिव, देख तो ये 2 से ज्यादा लेना पड़ेगा, हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ इस 23 में जैसा आ गया प्रोबेबिलिटी x 2 से ज्यादा हो और x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो, क्या था, -1 और 1 के बीच में, पॉजिटिव चाहिए था ना। सो x -1 और 1 के बीच में हो गया, कर लो इसको सॉल्व। सो 1 - 5 2 और 5 1 -5 -1, चेक करना, मैं कैलकुलेशन की जरूरत नहीं किया हो तो 5 1 ये हो जाएगा 1 - 5, तो यहाँ से आ गया 1 - 5 2 + 5 1
-1 ये 2 टाइम हो जाएगा, तो ये 1 -1 कट गया, तो फाइनल आंसर आया 2 टाइम 5 1 -5। इस तरह से होना चाहिए कुछ, ठीक है। सी वाला चेक करो। यस सर। हाँ सर यही आया है। ठीक है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है यहाँ पे, और आपको देखना है कि ये पॉजिटिव कब है। तो हमने पहले देखा कि जीरो कब होगा, इक्वल टू जीरो रख के देखा, तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट, मतलब इन पॉइंट्स पे जीरो है। अब इसके लेफ्ट राइट में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप जानते हो बेबी कर्व मेथड या साइंस स्कीम फाइंड करना, तो उसका साइंस सर जी। आपने जो पहले बोला ना वो एक बार और बताइए ना, वो +2 को देख के कैसे +2 -2 ऐसे बोल नहीं रहे नहीं, जैसे ये तुम पहले हिट एंड ट्रायल तरीका क्या होता है कि एक रूट अगर तुम्हें मिल गया, तुम इसको पुट करो 1 -1 2 -2, जब तुम x को 1 रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा है, हैं। x हाँ को सर 1 कर रख के कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि x -1 इसका एक फैक्टर होगा। अब हाँ x सर वो -1 उसका फैक्टर्स, यस, हिट एंड ट्रायल तो तरीके के फैक्टर्स जो भी होंगे वो पुट करके चेक करना है, ठीक। 36 सर। क्या बोल रहा है ये कि x1 x2 xn be a random sample from distribution with PDF this theta unknown parameter, which is the following statement is are true. A 95% confidence interval for theta has to be of finite length. तुम बताओ, तुमने जब कॉन्फिडेंस, मैं चलो एग्जांपल नॉर्मल जैसा ही देता हूँ, इस तरह का शेप आता है, तो हम जब वन साइडेड इंटरवल निकालते हैं तो उसका लेंथ कितना होता है? जब वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं क्या लेंथ होता है उसका? है ना, इनफाइनाइट लेन होता है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अगर मैं यहाँ भी वन साइडेड इंटरवल कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालूंगा तो ये गलत हो जाएगा। सो कभी भी वन साइडेड जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं उसका लेंथ इनफाइनाइट होता है, तो ऑप्शन ए आपका आउट हो गया। अब ये बोल रहा है बी की जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, ये एक इंटरवल दे रखा होगा फर्स्ट ऑर्डर प्लस ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस 1/n ऐसा कुछ है ना। सो ln 0.05 ln 0.05 टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, हाँ, ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। सो प्रोबेबिलिटी थीटा इसमें बिलोंग करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी थीटा बिलोंग्स टू दैट इंटरवल, थीटा इनके बीच है, ये समझ लो कि थीटा इसके बीच है, थीटा लाइज बिटवीन दिस टू क्वांटिटी इज 0.95, ये चेक करना, निकालो यही आएगा। यस, तुम ये प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वही आएगा। हाँ सर ये आया है, पर सर वो लेंथ 1 और 2 वो समझ में नहीं आ रहा है। अब आते हैं, तो ये करेक्ट आएगा आई थिंक। So a 95% confidence interval of theta can be of length 1. A 95% confidence interval of theta can be of length 2. देखो इसमें तुम क्या है, जैसे हम जो निकालते थे कॉन्फिडेंस इंटरवल वो मिनिमम लेंथ का निकालने को, जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल जानते हो म्यू का होता है x बार -1/√10 तो सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2 टू x बार प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2। सो ये जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू के लिए निकालते हैं 100 1 - α% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये मिनिमम लेंथ का इंटरवल है ना, ये मिनिमम लेंथ का हमने शॉर्टेस्ट लेंथ का इंटरवल निकाला हुआ है। लेकिन 100 1 - α% मैं इनफिनाइट इंटरवल निकाल सकता हूँ, आप भी निकाल सकते हो, क्योंकि इंटरवल फिक्स, ये हम जैसे फॉर एग्जांपल म्यू के लिए आप देख रहे हो, जैसे आपने इंटरवल कंसीडर किया, मैं जैसे एग्जांपल से समझा रहा हूँ। सो इसमें क्या है कि जब आप इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ म्यू है, तो आप जब फाइंड करते हो 95% कॉन्फिडेंस, तो ये इस रीजन में होने की प्रोबेबिलिटी 95% है। अब इसको शिफ्ट भी कर सकते हो, तो थोड़ा सा जैसे आप इसमें थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये ज्यादा आगे चला जाएगा, ये एरिया कवर करना है, मतलब प्रोबेबिलिटी 0.95 ही होनी चाहिए,
तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। जब आप वन साइड लेते हो तो इस साइड आता है, प्रोबेबिलिटी उतनी रहती है। तो कहने का मतलब लेंथ का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी लेंथ का इंटरवल ढूंढ सकते हो। सर कोई भी लेंथ हो सकता है मतलब? जी, वैसा आप बना सकते हो लेंथ, इनफिनाइट लेंथ का ही बना सकते हो आप, जैसे वन साइडेड होता है इनफिनाइट लेंथ का ही होता है। आप किसी भी लेंथ का इंटरवल बना पाओगे, वो जरूरी नहीं कि शॉर्टेस्ट लेंथ का हो। जो आपसे इंटरवल पूछा जाता है एग्जाम में, इंटरवल बताओ कौन सा है, फाइंड करो कॉन्फिडेंस इंटरवल, जैसे आपसे एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल का ही पूछेगा जो सिलेबस में है। अगर इंटरवल पूछेगा तो वहां जो हम सिर्फ स्मॉलेस्ट इंटरवल निकालते, जो पाइवट मेथड था तो उससे हम स्मॉलेस्ट इंटरवल फाइंड कर रहे थे, लेकिन जरूरी नहीं कि वही एक इंटरवल, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी कॉन्फिडेंस इंटरवल, है ना, वो डिफरेंट लेंथ का होगा। सो किसी भी लेंथ का इंटरवल तुम ढूंढ सकते हो। तो इसीलिए बीसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो तुम्हें देखना है प्रोबेबिलिटी उसमें। हालांकि जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन होती है कि व्हेन वी से कि थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल फॉर एग्जांपल u टू v या t1 टू t2, t1 t2 कॉन्फिडेंस इंटरवल है तुम्हारा। सो दिस इज मोर देन इक्वल टू, तुम देखो वहां लिखा होगा 1 माइनस अल्फा, तो इसको भी लोग बोलते हैं 101 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल। यही बात है, इसी को तुम 101 माइनस अल्फा % भी लिख सकते हो, कट जाएगा। सो शुरू में ऐसे डिफाइन किया जाता है कि t1 t2 का जो लेंथ है, दिस इंटरवल इज 101 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल इफ दिस हैपेंस। बट हम लोग जो लेके चल रहे थे, हम लोग क्वालिटी वाला लेके चल रहे थे। सो दैट इज द केस। तो बुक में पढ़ोगे तो शुरू में ऐसे डिफाइन किया था, बाद में इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लेकिन हमने जो बनाया है, हमने ये कंसिडर किया कि देयर इज सम इंटरवल जिसकी प्रोबेबिलिटी आ जाए 101 माइनस अल्फा %। तो तुम डिफरेंट लेंथ का इंटरवल बना सकते हो, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो ये यही बनाना चाह रहा है कि वो जो तुम फाइंड करो यूनिक नहीं है, यू कैन फाइंड एनी, किसी भी लेंथ का इंटरवल तुम बना सकते हो जिसमें प्रोबेबिलिटी 0.9 है। थोड़ा पॉइंट इधर उधर करना पड़ेगा, जरूरी नहीं सिमेट्रिक हो। जो हम बना रहे थे ये सिमेट्रिक है, इसके अबाउट x बार के अबाउट, तो हो सकता है सिमेट्रिक ना हो। ऐसे बहुत सारे इंटरवल तुम बना सकते हो। सो दैट इज नो पॉइंट। मतलब ऐसा, इसलिए ऐसा नहीं कि एक ही इंटरवल मिलेगा, कहना ये है कि किसी भी लेंथ का इंटरवल तुम ढूंढ पाओगे। लेकिन तुमसे इंटरवल पूछेगा नहीं उस लेंथ का। वो जस्ट यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कि डू यू नो दैट कि किसी भी लेंथ का इंटरवल निकाले जा सकते हैं। आंसर इज यस, फाइनाइट लेंथ का भी, इनफाइनाइट लेंथ का भी। ठीक है सर जीरो लेंथ का तो नहीं हो सकता ना? अरे जीरो, किसी इंटरवल का लेंथ जीरो कब होगा? तो पॉइंट एस्टिमेशन हो गया ना। तुम थीटा का निकाल रहे हो, उसमें क्या कर रहे थे? जीरो लेंथ का हो गया, पॉइंट एस्टिमेटर हो गया। थीटा हाँ कैप तो सर। थीटा कैप, तो पॉइंट एस्टिमेटर हो गया वो कि ओनली यू हैव वन बट इट इज नॉट एक्यूरेट। सो पॉजिटिव लेंथ, लेंथ नेगेटिव जीरो क्यों होगा? कॉन्फिडेंस इंटरवल जब पूछेगा तो इंटरवल का लेंथ पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो मिनिमम लेंथ फिक्स होगा, जैसे मैं बोल रहा था ना स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल हम फाइंड कर रहे हैं। अब जैसे मान लो इसमें तुम, चलो अगर इस क्वेश्चन में तुम करके देखते तो इसका इंटरवल तुम निकालो पाइवट में, हालांकि ये उसमें नहीं है सिलेबस में, हमारे पास सिर्फ नॉर्मल और उसका पूछेगा, आपसे निकालेगा। तुम एक इंटरवल निकालो स्मॉलेस्ट लेंथ का पाइवट मेथड से, तो अगर उसका लेंथ मान लो अगर आया 0.5 सपोज, तो ये है कि 0.5 से इनफिनाइट लेंथ का किसी भी लेंथ का इंटरवल निकाल सकते हो। ये नहीं कि 0.4 लेंथ का इंटरवल निकाल पाएंगे, नहीं। मतलब जो स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल आता है, फॉर एग्जांपल मैं यही बता देता हूँ, जैसे ये एक इंटरवल है, इसका लेंथ क्या है? ये जो लिखा हुआ है मैंने नॉर्मल के लिए, नॉर्मल में जब आप म्यू का निकालते हो तो इस इंटरवल का लेंथ क्या है? 2 टाइम्स सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2, है ना? यस सर। अब ये जो भी क्वांटिटी आएगा, फॉर एग्जांपल ये मान लो आ गया तुम्हारा 1, तो स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल 1 होगा, स्मॉलेस्ट लेंथ 1 होगा। 1 से लेके इनफिनाइट तक का किसी भी लेंथ का इंटरवल तुम ढूंढ पाओगे। अब हाफ लेंथ का इंटरवल नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल है, जो कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये बोल रहा हूँ कि वहाँ वो कॉन्फिडेंस जो कोएफिशिएंट है वो फिक्स्ड है। तो उसके लिए स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल जो आएगा, उससे ज्यादा तुम किसी भी लेंथ का इंटरवल बना पाओगे, वहां से लेके इनफाइनाइट लेंथ का भी, इनफैक्ट वन साइड इनफाइनाइट लेंथ का होता है, तो इस तरह से। लेकिन मिनिमम लेंथ फिक्स रहेगा। तो यहाँ तुमसे अगर पूछता है इसका लेंथ कितना है, तुम ये बताओ मुझे, अगर तुमसे ये पूछा जाए इसका लेंथ कितना है, सब्ट्रैक्ट करो। सर 1/n ln 0.05 वही तो होगा। हाँ, इसको कैलकुलेट करो, 1/n ln 0.05, ये मिनिमम लेंथ, मतलब n मिनिमम 5 दिया है। चलो फॉर एग्जांपल तुम ln 0.05 निकाल के देखो कितना आता है।
-2.99. तो इसका लेंथ कितना आएगा, फिर से बताओ लेंथ कितना आएगा? ये आएगा, इसका नेगेटिव आएगा, मतलब ये क्वांटिटी सर नेगेटिव आएगा उसका, -1/n ln 0.05. इंटरवल का लेंथ कैसे निकालते? b माइनस ए ना। हाँ सर। हाँ तो ये लेंथ हो गया। अब इसको तुम अप्रोक्सीमेट करो कैलकुलेटर से, ये कितना आता है? बता रहा था कोई भी। 2.99 divided by n. 2.99 डिवाइडेड बाई n। n तुम्हारा कितना दे रखा है? मोर देन इक्वल टू 5 है ना। सो n जब अगर मोर देन इक्वल टू 5 इसका क्या होगा? ये मतलब n तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना। अगर मैं n 5 अगर लूँ तो मिनिमम तो नहीं आएगा। Yes sir, 0.598 शॉर्टेस्ट होगा। अरे नहीं, n फिक्स थोड़ी है, मैं बोल रहा हूँ n तो 10 भी हो सकता है ना। तो 10 के लिए क्या हो जाएगा? ये 0.29 में कुछ इस तरह से। 0.299। हाँ मतलब ये तो एक इंटरवल, इसका लेंथ बता रहा हूँ। अगर n उतना होगा तो इसका लेंथ ये होगा। तो ये जरूरी थोड़ी स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल है, ये तो एक इंटरवल तुम्हें दे रखा है। और भी तो इंटरवल हो सकते हैं, तुम उस मेथड से निकाल सकते हो, पाइवट मेथड से यू कैन कंस्ट्रक्ट कि अगर मैं बनाना चाहूँ इंटरवल तो क्या होगा। लेकिन इसका इंटरवल बनाना तुमसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये चीजें हैं, बट यू कैन हैव, है ना। सो ये एक इंटरवल है लेंथ में पूछ रहा, बाकी और भी दूसरा लेंथ का इंटरवल हो सकता है, इससे लेंथ ज्यादा हो सकता है। जैसे यहाँ पे लेंथ, जैसे मान लो n को तुमने 5 लिया तो क्या 0 पॉइंट समथिंग आ गया? कितना आया 5 रखने पे? 2.9 है, मतलब 3 है। 3/5 कितना होता है अप्रोक्स? 0.6। 0.6। हाँ तो ये इस इंटरवल का लेंथ 0.6 हो गया। मैंने 5 रख के इनको 5 रख दिया वहां, तो 0.6 हो गया। अगर वन साइडेड इंटरवल अगर इसी में बनाया होता थीटा के लिए तो उसका लेंथ क्या होता? ये तो टू साइडेड है ना। वन साइडेड तो इन्फिनिटी हो जाता फिर। हाँ तो इन्फिनिटी तक लेंथ हो सकता है, तो इसके बीच में कुछ भी लेंथ हो सकता है। सर पर 5 लेने से तो सर वो सबसे छोटा वाला तो नहीं हुआ ना, जितना बड़ा लेंगे तो उतना छोटा होता जाएगा। मेरे भाई क्या यही एक इंटरवल है या इंटरवल दूसरा हो सकता है? नहीं नहीं, मैं ये- मिनिमम का बात कर रहा था। अरे तो इस इंटरवल का लेंथ मिनिमम फिक्स्ड है, दूसरा इंटरवल हम बना सकते हैं ना। हाँ सर। हाँ तो तुम क्या कहना चाह रहे हो कि लेंथ 0.6 से ज्यादा नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लेंथ 0.6 से कम भी हो सकता है। वो n बढ़ाने पे, अरे तो वो इसका है, वो एक पर्टिकुलर इस इंटरवल का है, मैं सब इंटरवल की बात थोड़ी कर रहा हूँ। इस इंटरवल का लेंथ तुम n जैसे करोगे उसके हिसाब से ये बढ़ता घटता रहेगा, तो ठीक है। लेकिन वन साइडेड इंटरवल कुछ होगा, एक्स एन समथिंग टू प्लस इन्फिनिटी या समथिंग होगा, या समथिंग टू हाँ सर, इसका कुछ उसमें से होगा। इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ तो इंटरवल तो इन्फिनिटली में नहीं बनाया जा सकता है, वो इंटरवल पूछा नहीं है हाँ तुमसे। सर। मतलब इस इंटरवल का लेंथ जैसे 0.6 के अराउंड लगभग है, जब n 5 है, n 6 रखोगे 0.6 अगर तुम्हें लग रहा है उससे कम होगा तो ये इंटरवल का लेंथ कम होगा। लेकिन अगर वन साइडेड होता, दूसरा इंटरवल वन साइडेड, उसका लेंथ इनफिनाइट है, तुम और लेंथ कम ज्यादा कर सकते हो। उस तरह कॉन्फिडेंस इंटरवल मिल जाएगा हमें जिसका लेंथ कम ज्यादा होगा। ओके सर। तो जो स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल तुमसे पूछेगा वो फिक्स है, अदरवाइज यू कैन इंक्रीज द लेंथ अप टू इनफिनाइट। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट। 37 सर। 20। पहले 37 करते हैं, फिर 25। जैसे क्या है कि x1 x2 xn be a random sample from uniform 0 theta, theta more than 0 be a known parameter, let xn जो है nth order statistics है, and which of the following is a consistent estimator of theta cube। तो पहले ये बताओ कि consistent estimator की definition क्या है? t अगर consistent estimator कब होगा थीटा का, थीटा क्यूब का? जब उसका वेरिएंस 0 होगा। नहीं तो ये जरूरी थोड़ी है। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ t mod of t minus theta less than epsilon।
अरे तुम लोग प्रॉपर डेफिनेशन क्यों नहीं बताते? इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? वो हाँ एप्सिलॉन हो जाए। इंटेंसिटी जब अपन लेते वेरिएंस ऑफ जो आता है उसका वेरिएंस निकाले तो जीरो अरे होगा। मेरे भाई वो थ्योरम है, वो सर वो convert विद सर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी कन्वर्ज ऑफ करना। मॉड t minus theta less than epsilon tends to 0 tends to 1. एकदम एब्स्ट्रैक्ट में। ये क्या लिखा है मैंने? ये तुम्हें दिख रहा है लिखा क्या है मैंने? ये क्या है? Probability converges to theta. T converges in probability to theta। मैंने डेफिनेशन वो थोड़ी लिखा होगा, ये लिखाया होगा कि वी से दैट, वो तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन जो तुम बता रहे हो एप्सिलॉन और समथिंग, वो तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है ना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन क्या है? हाँ सर। तो ये मैंने जब लिखाया बताया, कोई एस्टिमेटर है, an estimator T is consistent if T converges in probability to theta। अब मुझे कोई पूछेगा कि ये क्या मतलब है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का, तो हम बताएंगे क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि फॉर एनी एप्सिलॉन यू चूज, फॉर गिवन एप्सिलॉन मोर देन 0, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस थीटा मोर देन एप्सिलॉन, दिस प्रोबेबिलिटी इज 0। हाँ सर। ये तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है। तो मुझे जब बोलेगा इसको समझाओ तो मैं समझाऊंगा, डेफिनेशन ये हो गया ना। अब ये हमारे पास वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, तो क्या होता है? व्हाट इज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर? वो हमें हेल्प करता है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फाइंड करने में। तो क्या कहता है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर? सर म्यू कन्वर्जेस टू x बार। उल्टा बोल रहे हो तुम, है ना? सर x बार कन्वर्जेस टू म्यू। सैंपल मीन कन्वर्जेस टू पॉपुलेशन मीन। So this is just 1 by n summation xi, 1 by n summation xi square will converge in probability to ex square and so on। 1 by n summation xi की पावर k will converge in probability to e of x की पावर k, इस तरह से। अब मेथड ऑफ मोमेंट है तो सर होता है ऐसा भी। जी उसमें इक्वल रख देते हैं, राइट। जब उसमें मेथड इक्वल हो जाता है। हाँ, जब आप मेथड ऑफ मोमेंट फाइंड कर रहे होते हैं, मेथड ऑफ मोमेंट, तो वहां आप इक्वल रख देते हैं इसको। आप इसको एग्जैक्टली इक्वल रखते हैं, फिर पैरामीटर निकालते हैं आप। हाँ सर। हाँ, तो उसमें हम इक्वल रख देते हैं। सो वहां आप इक्वल रखते हो, फिर अपना फाइंड करते हो आपकी थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो ये मेथड ऑफ मोमेंट फाइंड करने का एक तरीका था। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कन्वर्जेंस की बात करता है, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की। और ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की डेफिनेशन है ये, कि कोई भी एस्टिमेटर जो कन्वर्ज करेगा उस पैरामीटर पे इन प्रोबेबिलिटी, सो दैट इज सेड टू बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। अब आओ यहाँ पे, फिर तुम एक रिजल्ट जानते थे कि क्या, जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है दिस इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ठीक है। सो आओ इस क्वेश्चन में। अब तो इस क्वेश्चन में तुमसे पूछूं कि यूनिफॉर्म 0 थीटा है, एमएलई क्या आएगा इस डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा का? xn maximum of x। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि each xi less than theta, so theta is more than each xi, तो theta more than maximum of each xi। तो आप देखेंगे तो वहां पे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो है वो एमएलई होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। इसका हमने प्रूव किया होगा क्लास में, आप चेक करो बुक में देख सकते हो। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एमएलई है। सो इसका मतलब हो गया कि एमएलई इज कंसिस्टेंट। एमएलई किसका? थीटा का। तो xn will converge in probability to what? थीटा। थीटा, क्योंकि ये एमएलई थीटा का है। अब तुम यहाँ पे इनवेरिएंस प्रॉपर्टी लगा लो। एक मिनट, एमएलई इज कंसिस्टेंट टू दिस, ठीक है ना? तो यहां से क्या होगा? अब हमें क्या चाहिए? व्हाट वी नीड? हमें किसका एस्टिमेटर चाहिए? मतलब कंसिस्टेंट एस्टिमेटर किसका चाहिए मुझे इस क्वेश्चन में? थीटा क्यू का। दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी जो होता है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का या कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का, कि दैट शुड कन्वर्ज टू सॉरी दैट शुड बी कंटीन्यूअस फंक्शन जस्ट। तो x कंटीन्यूअस फंक्शन है, सो दिस क्यूब विल कन्वर्ज टू व्हाट? थीटा क्यूब। थीटा क्यूब। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए गलत हो गया, क्योंकि ये कन्वर्ज करेगा
8 थीटा क्यूब पे, तो ये कन्वर्ज करेगा थीटा क्यूब पे, तो मुझे थीटा क्यूब का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर चाहिए, तो बी सही हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट? थीटा सर, नहीं, यहाँ पे मीन क्या है? थीटा बाई 2। थीटा बाई 2। यहाँ पे मीन x बार पॉपुलेशन मीन पे कन्वर्ट करेगा इन प्रोबेबिलिटी, तो मीन है थीटा बाई 2। सो x बार थीटा बाई 2 पे जा रहा है, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो मतलब, तो 2x बार विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। थीटा तो हमें क्या राइट साइड में थीटा क्यूब चाहिए, थीटा क्यूब कैसे आएगा? इनवेरियंस प्रॉपर्टी से। हाँ, तो क्यूब कर दो दोनों तरफ, ठीक है, तो इससे क्या हो गया अब? सो ये वही चीज है, देखो 2 को बाहर कर लो, ये 2 को तो बाहर कर लो, तो सी करेक्ट हो गया। अब डी पे आ जाओ, यहाँ प्रॉपर्टी था तो मैं लिख देता हूँ 37 में क्या था। ये जो 37 क्वेश्चन है, पहला तो हो गया कि MLE इज कंसिस्टेंट, तो इस वजह से nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पावर 3 विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा क्यूब। तो पहला कंसिस्टेंट एस्टिमेटर आ गया दिस, सो एक आंसर हो गया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पावर क्यूब, दिस इज वन ऑफ द आंसर। फिर हम जानते हैं कि x बार कन्वर्जेस इन, ये भी क्लॉज क्लास में हमें बताता है कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू पॉपुलेशन मीन, जो कि थीटा बाई 2 है। तो यहाँ से x बार का क्यूब विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा क्यूब बाई 8, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो 8 x बार का क्यूब विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा क्यूब। तो दूसरा आंसर मेरा आ गया 8x बार का क्यूब, ये दूसरा एस्टिमेटर आ गया, जो कि ऑप्शन सी है ना, ये वाला ऑप्शन बी है, ये वाला ऑप्शन सी है। अब क्या होता है, एक रिजल्ट में तुमने पढ़ा होगा कि जब कोई t कन्वर्ज करता है इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, फॉर एग्जांपल, सो an टाइम t प्लस bn विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा ओनली इफ an कन्वर्जेस टू 1 एंड bn कन्वर्जेस टू 0। तो ये कन्वर्जेंस जो है सीक्वेंस वाला कन्वर्जेंस है, जो रियल एनालिसिस में पढ़ते होते हैं, ठीक है, ये जो लिखा हमने an bn सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। सो देख लो अब इस क्वेश्चन डी ऑप्शन जो है तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, 1/n+1, कुछ ऐसा। टी भी तो सर सीक्वेंस वाला ही होता है, ये इसमें x1 x2 xn ये सब सीक्वेंस के एलिमेंट ही तो है। कौन सा ये? हाँ सर। अरे तो सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, दोनों अलग चीज है। अच्छा अच्छा ठीक। सो यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली इसमें लिमिट लगा सकते हो, वहां आप इसमें लिमिट कभी नहीं लगाते, हमने ऐसा कभी नहीं देखा होगा एक्शन में लिमिट लगा रहे हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में लिमिट लगाते हैं या उसके प्रोबेबिलिटी में लिमिट लगाते हैं। हाँ सो 1/n xn क्यूब प्लस, नहीं n है यहाँ पे, आप चेक करो, और 1/n+1, ये है आपका डी ऑप्शन, आप चेक करो, हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, तो n/n+1 xn क्यूब प्लस 1/n+1, तो ये आपका इस तरह से आ गया। अब देख लो ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी 2, तो ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करती है, रियल नंबर पे, और ये सीक्वेंस 0 पे जाएगी, ये 1 पे जाएगी, सो 1 × और ये प्रोबेबिलिटी में कहाँ कन्वर्ज कर रहा था, एस्टिमेटर है ना ये, तो ये थीटा क्यूब पे था +0, तो फाइनली ये थीटा क्यूब हो गया, ये चीज है। सो मतलब ये आंसर हो गया था, डी इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। ये थ्योरम था, दिस वाज द थ्योरम, ये लिखा है मैंने क्लास में। तो यहाँ से क्या हुआ फाइनली, बी सी डी तीनों करेक्ट ऑप्शन है, ये गलत था। ये क्वेश्चन 37, ठीक है, किसी को डाउट है इसमें, देख लो एक बार 37। नहीं सर क्लियर है। ठीक है, तो बी सी डी करेक्ट ऑप्शन है। सर क्वेश्चन नंबर 35 बता दीजिए। इससे पहले किसी ने 20 पूछा, देखते हैं 20 क्या है। ट्वेंटी में क्या डाउट है? सो 20 में तुम इसको ब्रेक कर सकते हो दोनों को? यस सर। इस तरह से है, तो ये कुछ इस तरह से हो गया,
इसको मान लो x1 t, इसको मान लो x2 t, और ये है mxt। तो आपने इस तरह का रिलेशनशिप पढ़े होंगे। हमने प्रूव किया होगा कि अगर x x1 प्लस x2 है, सो व्हाट इज द mgf ऑफ x? mx1 into x2 mx1t into mx2 mx2t। तो ये ऐसा कुछ नहीं आ गया? तो ये mgf देख के बताओ मुझे, ये किसका mgf है, किस रैंडम वेरिएबल का? सो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बाइनोमियल। बाइनोमियल पैरामीटर क्या है? सर वो 3/4 होगा। चेक कर लो एक बार, मैंने गलत तो नहीं शिफ्ट किया। ये 2 की पावर 10 है ना? अच्छा तो चेक कर लो एक बार। अच्छा ये 2 की पावर 10 है, तो 4 की पावर 5 है, तो ये सब में 4 होगा ना? हाँ, ताकि 1 भी तो आना चाहिए, p प्लस q। ओके यस, नहीं प्रॉब्लम। सम 1 होता है ना, q प्लस p की पावर t। हाँ सो कितना आएगा? 2 कॉमा बाइनोमियल 2 कॉमा 3/4। हाँ q प्लस p की पावर t। और x2 जो आपका है वो बाइनोमियल है 3 कॉमा 1/4। यहाँ e की पावर t है, ये साथ में ब्रेक कर लो। जस्ट 2 की पावर 10 होता है 1024, तो 4 की पावर 5 करके पावर 2 पावर उधर भेजो, 3 पावर को इसमें भेज दो। सो बाइनोमियल 3 कॉमा 1/4 आ गया। अब इन दोनों रैंडम वेरिएबल का सम क्या होगा? बाइनोमियल 5, बाइनोमियल, अच्छा ये तो अलग अलग पैरामीटर हो गया ना? सर चेक ऐसे करो। नहीं होगा सर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 करके होगा। अच्छा एक बार चेक कर लेते रुको। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि अगर n अलग अलग हो गया तो उसमें ये कंडीशन था, हम लोग जो कर रहे थे p कॉमन था, है ना? हाँ ओके। सर, तो प्लस हो जाता फिर। तो यहाँ p अलग अलग है, कोई बात नहीं। तो क्या पूछ रहा है हमसे? e ऑफ x। तो क्या ही दिक्कत है, सम क्यों करेंगे, हम डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं ना। ओ सर एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2। हाँ, तो दिस इज लाइक दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकलेगा, है ना? ये रिलेशनशिप तो है ही। ये ऐसा है तो ये है, तो एटलीस्ट डायरेक्टली ई लगा दो तरफ। हाँ, यू अप्लाई ई बोथ साइड। एक्सपेक्टेशन लगाओ दोनों तरफ, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, तो हो जाएगा ना? x1 का एक्सपेक्टेशन कितना है? 6/4। हाँ 6/4, और x2 आगे कितना है? 3/4। 3/4। तो है ना, ये प्रोडक्ट है और इंडिपेंडेंट भी रहा होगा, क्योंकि हमने देखा था ये इस तरह से है एंड इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6/4 प्लस 3/4 9/4, तो ट्रू हो गया। x1 का वेरिएंस कितना है? np क्यूब लगाओ, np क्यूब। सर 6/16। और यहाँ से क्या आएगा? 9/16। तो ऐड कर लो। तो व्हाट इज सिंगल करेक्ट है ना? तो अच्छा सिंगल करेक्ट में ही है, तो पहला ही सही हो गया फिर तो। ठीक है सर पर इसमें जरूरी थोड़ा है x1 और x2 इंडिपेंडेंट हो। जरूरी नहीं है x1 इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट होंगे तब तो mxt को कह सकते हैं, पर कन्वर्स हमने जब रिजल्ट लिखे थे तो उसमें क्या प्रूफ किया था कि x1 x2 आर इंडिपेंडेंट एंड इस तरह का रिलेशनशिप था ना? ये सर, पर अगर इसका ये एक्सपेक्टेशन देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर t x1 प्लस x2 होगा। फिर उधर तो e से ही हम अलग अलग कर देंगे। मतलब तुम क्या कह रहे हो, यहाँ से निकाले एक्सपेक्टेशन, ये कह रहे हो? नहीं सर, एक्सपेक्टेशन वाला पॉइंट तो सर क्लियर समझ में आ गया। मेरे को ये पूछना था कि मतलब इसमें इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं। नहीं, प्रोडक्ट है तो इंडिपेंडेंट होगा, तभी प्रोडक्ट हुआ होगा, वरना प्रोडक्ट होता ही नहीं। इसको अलग अलग कैसे कर पाएंगे? तो
मतलब आई थिंक कन्वर्स में तुम्हें प्रॉब्लम है ना, हम लोग वन वे किया, हमने कहा होगा कि x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल एंड x is x1 plus x2, then this happens, यही ना। अब नहीं बोला था। हाँ, तो हमने ये किया होगा प्रूफ, सो ये इस फॉर्म पे आ गया। सो व्हाट वी आर सेइंग, दिस कंडीशन विल होल्ड इफ x1 x2 आर इंडिपेंडेंट एंड x is sum of x1 plus x2। हाँ, तो ये होल्ड तो करेगा ही, सो ठीक है। अब you have to go to the proof for that ना। देखो ऐसे तो ये सब चीजें, पहला दूसरा ऑप्शन तो बिना ये सब किए भी निकल जाता है ना। अगर मान लो ये सब मेथड नहीं करना मुझे, तो एक काम हम कर सकते थे, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में, से आप लोग जानते हो, और टी को 0 पुट कर दो, तो एक तरीका वो है, तो उससे तो कर सकते हैं। तो आएगा तो उससे भी यही आएगा, करेक्ट ऑप्शन है तो ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इन जनरल है। सो इफ x1 Yes, x2 आर sir. पर अगर पॉइंट ये था कि सर अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर वेरिएंस वाला पार्ट इजी हो जाएगा ना। हाँ, इंडिपेंडेंट होगा, बिकॉज यहाँ प्रोडक्ट में कन्वर्ट तभी होगा जब इंडिपेंडेंट होगा, नहीं कर पाएंगे। जो एमजीएफ आप जानते हो, x1 प्लस x2 का एमजीएफ क्या होता है, e की पावर t1 x1 प्लस t2 x2। सो ये प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, e की पावर t1 x1 इंटू e की पावर t2 x2। अब इस एक्सपेक्टेशन को आप अलग कैसे कर सकते हो, सर वो इंडिपेंडेंट होगा ही, वैसे नहीं हो पाएगा। नहीं इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट करके देखो सम वो अलग आ रहा होगा, वरना इंडिपेंडेंट होगा ही ना, क्योंकि प्रोडक्ट में है यहाँ पे, अदरवाइज एमजीएफ है एक तो एंड प्रोडक्ट में है। सो एमजी इंडिपेंडेंट होगा, ये तो उसे प्रूव करना पड़ेगा फिर हमें, इसका कन्वर्स थ्योरम बना के उस तरह से, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन है तो इंडिपेंडेंट होगा। फिर आपको मतलब ठीक है, तो वेरिएंस उससे निकल जाएगा डायरेक्टली, तो वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y कर लो, इंडिपेंडेंट होगा। एंड जैसे सी पार्ट है, सी में क्या करना है, x मोर देन इक्वल टू 1 है, तो कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, x लेस देन 1 हो गया, तो x1 x2 तो डिस्क्रीट है, तो पता उसमें केस बना के अलग अलग कर लो, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट की जरूरत पड़ेगी करने के लिए, वरना कैसे कर पाओगे। अगर तुम इसको मान लो कर रहे होते सॉल्व हम, तो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू मतलब लेस देन 1 क्या ही होगा, तो इक्वल टू 0 होगा। x 0 कब हो सकता है, जब इस दोनों को 0 होना पड़ेगा, तो x1 भी 0 x2 भी 0। अब ये अलग अलग कैसे कर पाओगे, तो इंडिपेंडेंट होगा तभी क्वेश्चन होगा, वरना फंस जाओगे। एमजीएफ से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। अच्छा एक काम करो, इसके बाद छोड़ दो, इस मेथड से नहीं करना, सपोज ये मेथड तुम्हें नहीं करना, तो ठीक है, इसको पूरा पूरा तुम्हें फिर वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक ये अप्रोच है, अगर इस अप्रोच में थोड़ा मुझे लगता है कि डाउट है, तो सेकंड अप्रोच है ना हमारे पास कि ये डिस्क्रीट का है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बता रखा है कि ये डिस्क्रीट है ना, तो तुम इसको पूरा पूरा ओपन कर सकते हो, कर पाओगे ना, तो उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यू डोंट यूज दिस वे अगर कंफ्यूजन है तो। सो लाइक अगर मुझे सर पर mx एक्सपेक्टेशन ऑफ x तो निकल जा रहा है, तो सिंगल करेक्ट तो हो जाएगा तो फिर। हाँ सिंगल करेक्ट ठीक है, तुम एमजीएफ तुम ये अप्रोच मत यूज करो, क्योंकि इसमें जो मैंने थ्योरम लिखाया होगा सिर्फ वन वे लिखाया होगा, और इसका पॉइंट ये है कि हम कन्वर्स भी यूज कर रहे हैं, लाइक इफ दिस हैपेंस देन दे आर इंडिपेंडेंट। सो इफ यू आर नॉट, ऐसा होगा ऐसे तो, क्योंकि ये करेक्ट है। सो मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दे आर इंडिपेंडेंट, बट अगर नहीं करना उससे, देन यू कैन ट्राई दिस। सो 3/4 प्लस, चेक कर लो मैं सही लिख रहा हूँ, e की पावर 3, तो कैसा था, टू बाद में ठीक है, इस तरह से है, ठीक है, ये था 2 3 पावर, देख लेना। तो यहाँ से एक काम अगर मुझे करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा टी के रेस्पेक्ट में, यू फाइंड डेरिवेटिव, पुट टी इज इक्वल टू 0, तो इससे आ जाएगा। आप डबल डेरिवेटिव निकालो तो इससे आपका ex आ जाएगा, तब उससे कर लो वो चीजें, देन यू फाइंड दिस, पुट दिस, तो आपका ex स्क्वायर आ जाएगा, फिर आपका वेरिएंस आ जाएगा यहाँ से, एक तो ये ऑप्शन है,
और अब प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी, क्योंकि डिस्क्रीट में आप एमजीएफ से प्रोबेबिलिटी ही बता सकते हो, कॉन्टिन्यूअस में नहीं बता सकते, लेकिन डिस्क्रीट में मुझे अगर एमजीएफ दे रखा है तो हम उससे प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं डिस्क्रीट का। सो आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो उस अप्रोच से जाने की जरूरत नहीं। आप इसको पूरा ओपन कर लो तो क्या होगा, जब आप पूरा ओपन कर लोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, जस्ट ओपन इट। सो जब पावर कितना होगा, यहाँ पावर e की पावर 2t रहेगा मैक्सिमम, यहाँ 3t रहेगा, तो है ना समथिंग, फॉर एग्जांपल p1 e की पावर ऐसा होगा, एक तो कांस्टेंट टर्म पे आएगा p1, p2 e की पावर t, p3 e की पावर 2t, p4 e की पावर 4t, फॉर एग्जांपल p5 e की पावर 5t, p6 e की पावर 60 होगा, नहीं होगा, मैक्सिमम तुम्हारा 2 + 3 5 तक ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टर्म्स आएंगे तुम्हारे पास। तुम अगर इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो, a + b होल स्क्वायर आता है, a + b होल क्यूब आता है, उसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख बता पाओगे कि ओके x = 0 पे प्रोबेबिलिटी p1 है, x = 1 पे प्रोबेबिलिटी p2 है, x = 2 पे प्रोबेबिलिटी p3 है, x = 3 पे प्रोबेबिलिटी इस तरह से p4 है, लाइक दिस, है ना, x बराबर मतलब इस तरह से हो जाएगा ना इससे। तो अब तुम्हें जो भी पूछ रहा हूँ मैच हो करो गया। सीडी ऑप्शन, तो सीडी ऑप्शन तुम्हें कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा, फिर नई अप्रोच यूज कर लो तो उससे सीडी ऑप्शन भी हो जाएगा फिर से। ये देख लेंगे 5 पे जो e की पावर 5t का कोएफिशिएंट है वो ये है क्या, तो उससे हो जाएगा, आप वो कर सकते हो। तो सारे ऑप्शन हो जाते हैं, उससे अगर कंफ्यूजन तो यू जस्ट डू दिस वे। तो ए अगर करेक्ट हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकी चेक ही नहीं करना, एमसीक्यू है, यू जस्ट डू दिस वे। ठीक है, तो अगर उसमें तुम्हें कंफ्यूजन लगे दिस इज फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो यू जस्ट मीन इस तरह निकाल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से आ गया, अब डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के बाद में मीन वेरिएंस यहाँ से निकाल सकते हो, मीन यहाँ से आ सकता है, वेरिएंस आ सकता है, प्रोबेबिलिटी आ सकता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट बताइए, तो कौन सा था नेक्स्ट? तो 35 45 सीधा, सर 35 35 ओके ओके let P be the probability function that assigns the same weight to each of the points of the sample omega जो कि 1 2 3 4 है। Consider the event 1 2 1 3 3 4 which of the following statement is are true। क्या दिक्कत है भाई? EF इंडिपेंडेंट है, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है? E इंटरसेक्शन F निकालो, P into PF निकालो, क्या दिक्कत है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G निकालो, PE into PG निकालो, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G निकालो, PF into PG फाइंड करो। यहाँ से क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, मतलब साथ में ये भी होना चाहिए, 3 इंडिपेंडेंट तब होता है तो इस अकेला के लिए चारों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अच्छा सॉरी, PE PF PG, हाँ तो क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, दिक्कत क्या है? समझ में नहीं आ रहा था सर। अभी समझ आया कि नहीं आया? अभी देखो आया EF इंडिपेंडेंट चेक करना है तो बताओ मुझे यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितनी होगी? 1/2 हाँ 2/4 ऐसे लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ F 2/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ G 2/4। अभी बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बताओ। 1/4। हाँ तो क्या ऐसा हो रहा है कि E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी PE into PF है? यस सर। यस ये सर। हो गया। फिर EF में कॉमन है कुछ? EF में देख लिया हमने, FG में कॉमन है 3 तो ये भी ट्रू हो गया। EG में कॉमन है कुछ? EG में नो सर। नो अच्छा EG वाला नहीं होगा ना, EG में कॉमन नहीं, E और G में कुछ भी कॉमन, यहाँ 0 हो गया इंटरसेक्शन और उधर 1/4 हो गया तो ये आउट हो गया। FG में कॉमन है 3 तो ये करेक्ट हो जाएगा। और EFG, अब EFG चूंकि B आउट हो गया इसलिए D भी आउट हो गया। ओके सर समझ गया।
क्योंकि ये डी देख ऑप्शन के लिए चारों चेक करना पड़ेगा जी। एक प्रकार सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो होता है उसको अगर चेक करेंगे तो तीनों ऊपर का चेक हो जाएगा और ये उसको भी चेक कर लेंगे। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, चेक कर लो, आंसर ए सी होगा शायद, करेक्ट, चेक कर लो। हाँ सर सही है सही। नेक्स्ट 38 जो 38 है वो है x1 x2 xn be a random sample from distribution with pdf this। तो pdf डेफिनेशन लगा, उससे c आ जाएगा, ठीक है ना। तो pdf डेफिनेशन पता है तुम्हें, इंटीग्रेट करो इसे रीजन पे 1 आना चाहिए, तो उसके लिए c थीटा देख लो क्या होता है, चेक कर लेंगे। mle तुम्हें आता है ना वैल्यू निकालना, क्या डाउट है इसमें? इसमें से ऑप्शन यही ट्रू होगा सिर्फ। हाँ तो मतलब किसका डाउट है उसमें, क्या डाउट हो रहा है? mle निकालना नहीं आता क्या? mle इस तरह क्वेश्चन हमने किए हैं ना। नहीं सर 39 ओके ओके ओके, अच्छा x1 is x1 random sample from distribution with pdf this ओके, y समेशन xi है तो कंप्लीट सफिशिएंट। तो क्या दिक्कत है यहाँ पे, इसको तुम एक्सपोनेंशियल फैमिली पे कन्वर्ट कर लो, थीटा x हमेशा साथ रहेगा, तो दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट हो गया। हाँ दे दो, ट्रू हो गया। फिर UMVUE तो कैसे कंप्लीट सफिशिएंट जब मुझे पता है तो UMVU कैसे निकालते हैं? क्या करेंगे, किसका डाउट है? इसमें क्या डाउट है भाई तुम्हारे, इस क्वेश्चन में डाउट क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या डाउट है इस क्वेश्चन में? कंप्लीट तो निकल जा रहा है सर, उस कंप्लीट सफिशिएंट, उसके बाद MVU जो दिया है वो उसमें डाउट है। तुम्हें 11 सेफी स्टेटमेंट पता है? 11 सेफी का क्या है, जो 11 सेफी थ्योरम है वो क्या कहता है? उसको रिवाइज करो जाके, इतना इजी सा क्वेश्चन है ये। अब इसका मीन निकालो, इसका मीन निकालो, इसका मीन निकालो, जिसका मीन इक्वल आ जाएगा 2n/y। तुम पहले 1/y का मीन निकाल लो। 11 सेफी थ्योरम क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है तो उसका कोई फंक्शन ढूंढो जिसका मीन लेने पे थीटा आ जाए। तो वो जो gy है दिस इज UMVUE ऑफ थीटा, हो गया। अब देखो gy तुम्हारा ये है कि ये है कि ये है, तो ये देखना है कि किसका मीन थीटा के इक्वल आएगा तीनों में से। तो क्वेश्चन ये कि अब मीन क्या निकाले कैसे, ये निकालना पड़ेगा तुम्हें, तीनों में 1/y निकालना, पर देखना है क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो बैलेंस किसको करना है। अब ये कैसे निकालेंगे मुझे बताओ, उसका मीन कैसे निकालेंगे 1/y का? यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कर देंगे तो y का डिस्ट्रीब्यूशन पहले देख लो ना कि y का क्या आएगा। सो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, समेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? तो x तो गामा फॉलो कर रहा है। तो गामा का सम कितना हो जाता है, गामा ही होता है। हाँ तो सर। गामा पैरामीटर देख लो क्या है, ये x की पावर 2 - 1 e की पावर माइनस थीटा, तो 2, थीटा। तो यहाँ पे 1/θ होगा। अब मतलब अब वो कौन सा वाला हाँ पीडीएफ यूज कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ मैं जो पीडीएफ जो मैं अभी यूज किया हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ कि ये 1/गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा e की पावर अल्फा -1, सॉरी x की पावर अल्फा -1 e की पावर माइनस बीटा x, देख लो इस वाले पीडीएफ के हिसाब से ये पैरामीटर हो गया। तो इससे कंपेयर करो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो ये एक xi का है भाई, तो समेशन xi का क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा सर। हाँ तो बस फर्स्ट पैरामीटर ऐड होता है, सेकंड पैरामीटर कुछ नहीं होता। तो 2n, थीटा आ गया। अब ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन, तो जहां जहां तुम्हें इसमें अल्फा दिख रहा है इस पीडीएफ में 2n रखो, और जहां जहां बीटा दिख रहा है थीटा रखो। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो उसका तो मीन जो डेफिनेशन है मीन का उससे कर लो, 1/y टाइम y का पीडीएफ, यहाँ y का पीडीएफ पड़ा हुआ है, निकाल लोगे पीडीएफ ऑफ y dy 0 से इन्फिनिटी। हाँ जी, इसका डाउट है? ओके तो सर हो गामा का जाएगा।
ई ऑफ वाई आर का भी फॉर्मूला होता है, उसी से निकल जाएगा। हाँ, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो ये प्रोसेस से फाइंड करो। ये चीजें क्या आएगा, जिन लोगों को याद है बताओ। इसका आंसर क्या आता है, ई ऑफ 1/y। टू दी पावर आर थीटा अपॉन 2n-1। अच्छा, तो ये आएगा थीटा अपॉन 2n-1। अब तुम्हें तो राइट में थीटा चाहिए था, तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसको तुम ले जाओ लेफ्ट साइड में, तो ये तुम्हारा ऑप्शन आ गया सी वाला, है ना, वो चीज है। ये आ जाएगा। तो बस ये बीच का जो गया तो फॉर्मूला याद रखो, या नहीं तो तुम प्रोसेस से फाइंड कर लो। ये भी मुश्किल नहीं है, पीडीएफ रखो, जस्ट थोड़ा बैलेंस करो, देन आ जाएगा। तो ये आप ट्राई करो, जैसे इंटीग्रेशन है बीच में बस, कि 1/y टाइम ये वाला पीडीएफ यूज करो, x की अल्फा की जगह 2n, बीटा की जगह थीटा, एंड सिंपलीफाई करके ये आंसर आ जाएगा। ओके, सर 40 वाला 40 में क्या डाउट है तो बताओ पहले तो मुझे कंसिस्टेंट सर सिमेट्री। बी आ रहा है सर, सी और डी से कैसे चेक करें? इसका एमएलई बताओ पहले। यूनिफॉर्म थीटा थीटा -1 है, तो इसका एमएलई क्या होगा? इसका एमएलई क्या होगा? सो जब तुम लाइक्लीहुड फंक्शन लिख रहे होगा तो ये 1 होगा, एंड थीटा इज मोर देन इक्वल टू ईच xi, एंड थीटा प्लस 1, नहीं, थीटा इज लेस देन इक्वल टू ईच xi, थीटा इज लेस देन इक्वल टू ईच xi, थीटा प्लस 1 इज मोर देन इक्वल टू ईच xi। तो क्या होगा? थीटा लेस देन इक्वल टू, इसका कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, एंड थीटा प्लस 1 मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो मुझे थीटा का रिलेशन चाहिए, तो थीटा जो है वो ज्यादा है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1 से, और छोटा है, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लिया हमने, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया। इसका मतलब है कि ये जो इंटरवल आया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1 से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दिस इज MLE। क्यों भाई? क्योंकि लाइक्लीहुड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन पूरे डोमेन पे मैक्सिमम होता है, तो ये पूरा डोमेन आ गया। कॉन्वेक्स फंक्शन लेना पड़ेगा, हाँ, कॉम्बिनेशन। उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लो, लैम्डा xn-1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1। अब लैम्डा तुम्हारी मर्जी है, 0 से 1 के बीच कुछ भी ले लो। अब चेक करो, जब तुम, तो उसको u भी मैं लिख देता हूँ, बेटर रहेगा, ये u भी में देख लो। सो xn तुम्हारा u है, तो ये हो गया u-1 2 v, ठीक है। सो इस तरह से, तो तुम्हारे बीच का क्या नंबर ले रहे हो? u-1 से v के बीच का है। इस बीच का हर नंबर तुम्हारा क्या है? MLE है। अब मुझे ये समझाओ कि v जो है उन सब का क्या था? v क्या है? मिनिमम है, तो मैक्सिमम वाला v के राइट में होगा या v के लेफ्ट में होगा? मेरा मतलब ये है, v क्या है? फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मतलब सबसे, जो भी x1 x2 x3 xn की वैल्यू है उनमें सबसे मिनिमम। तो जो सबसे मैक्सिमम वाला नंबर आया होगा उनमें से, वो क्या इस इंटरवल में होगा या इंटरवल के बाहर होगा? बाहर होना चाहिए सर। बाहर ही होगा ना, ऑब्वियसली। यस सर, बाहर ही होगा, भी के मतलब आगे जाएगा। तुम्हारा जो MLE का इंटरवल है वो ये है भाई, ये u-1 और ये v। सो v जो है वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, और ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो जो nth ऑर्डर स्टैट्स आगे होगा ना, मतलब तुम्हारे पास 4 नंबर है 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो कैसे इस इंटरवल में आ जाएगा? ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन लिखा हूं मैं। हाँ सर। तो जो मैक्सिमम होगा उनमें से, तो ऑब्वियसली राइट साइड में होगा मिनिमम, ये मिनिमम वाला है, तो पहला ऑप्शन आउट हो गया। तो पहला ऑप्शन आउट हो गया, क्यों? क्योंकि u इस इंटरवल में है ही नहीं। इस इंटरवल का हर पॉइंट MLE है, और MLE कंसिस्टेंट होता है, ये है। अच्छा एक मिनट, जैसे मैं इसको मतलब प्रूव भी करना चाहो तो कर सकते हैं, हम डेफिनेशन वाइज जा सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, MLE वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, है ना। तो पूछा गया इसमें, व्हिच फॉलोइंग इज आर ट्रू। अच्छा, v कंसिस्टेंट है, v होगा इसमें? यस सर। v तो होगा,
भी होगा सर। एंड इस इंटरवल में तो अभी हम एमएल ही निकाल रहे थे नहीं। अच्छा, सो मुझे देखना पड़ेगा ये तो, एक मिनट रुक जाओ मैं बाकी देखता हूँ। सी ऑप्शन बना सकते हैं। अच्छा, मैं एक्चुअली एमएल ही फाइंड कर रहा हूँ। हमें क्या फाइंड करना है? कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ना। अभी तो मैं एमएल ही फाइंड कर रहा हूँ, तो एक मिनट। एमएल ही हम देख रहे हैं, एमएल ही जो है वो तो कंसिस्टेंट होगा ही, लेकिन एमएल ही नहीं है तो कोई गारंटी थोड़ी है। हाँ सर, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, क्योंकि हम ये जानते हैं एमएल आर कंसिस्टेंट, तो जो एमएल है वो कंसिस्टेंट है। तो बाकी हम क्या करेंगे कि सर ओके वो ना, सर सफिशिएंट कंडीशन से चेक करना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो इनवेरिएंस यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, सो कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ से ये देखा। एक मिनट, देखो मैं कहना ही चाह रहा हूँ। हाँ फाइन। सो यहाँ से क्या आएगा कि यहाँ से मुझे ये पता है कि ये जो u-1 जो भी स्टैटिस्टिक्स है, दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, क्योंकि एमएल भी आएगा, इनसाइड इंटरवल है। v विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। इस लाइन में किसी को डाउट है? ये क्यों लिख पा रहा हूँ? इनफैक्ट लैम्डा टाइम u-1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम v, दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। और ये तीनों मैं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ एमएलई जो है वो कंसिस्टेंट होता है। अब एमएलई नहीं है तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट वन वे इन्फॉर्मेशन है। तो ये मतलब शुरू में ऐसा था ना कि एमएलई नहीं है तो कंसिस्टेंट नहीं, ऐसा नहीं। हम ये है कि एमएलई है तो कंसिस्टेंट, नहीं है तो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, चेक करना पड़ेगा दूसरे तरीके से। तो अभी हमने ये डिसाइड किया कि u-1 जो है दैट इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर v दिस व्हाटएवर। बट यहाँ पे तो लैम्डा तो मैं 0 से 1 के बीच चूज करना, जो मैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ एमएलई के लिए। बट अब मैं यूज करूंगा इनके हेल्प से मैं यूज करूंगा इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ क्या, मतलब इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, आप ये सो कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी का डेफिनेशन। तो उसमें ये होता है सिंपल कि तुम क्या करो, तुम्हें क्या क्या ऑप्शन बनाना है। जैसे मान लो ऑप्शन तुम्हें बनाना है, जैसे मुझे अगर बी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज फाइन। सी चेक करो, क्या तुम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो इन दोनों को? चेक करो, 2 टाइम u एंड माइनस 1 टाइम क्या हो जाएगा, 2 टाइम u माइनस 1। हाँ देखो, अब इसको यूज करो तुम एक बार। सो 2 टाइम u-1 प्लस v विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू। कोई मुझे बताओ इसको क्या लिखूं मैं? इनवेरिएंस प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, जो थ्योरम था कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का, या कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में। 3 थीटा। हाँ, तो ये तो 3 थीटा हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हो लॉजिक कि 2 टाइम ये 2 के बदले 2, और ये कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पे, थीटा पे, प्लस 1 टाइम ये 1 है यहाँ पे थीटा पे, तो ये 3 थीटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बीच में माइनस लगाऊं तो थीटा पे। ठीक है, तो ये थीटा पे आएगी। सो मींस दिस इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, वो इनवेरिएंस हो गया। तो यहाँ से आ गया कि 2u माइनस v माइनस 2 विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, और जो भी एस्टिमेटर कन्वर्ज करेगा इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। तो क्या ये कोई ऑप्शन है? तो ये सी हो गया इससे। तो हमने एमएल निकाल लिया, एमएल कंसिस्टेंट है। अब मैं इनवेरिएंस प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ उसका, कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी का या कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का, यूज समझो। तो मुझे ये बनाने की कोशिश करना है, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। देखो यहाँ से, सो अगर आपसे मैं पूछूं अब कि u-1 प्लस 2 टाइम v विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट? थीटा। हाँ, ये 3 थीटा, ठीक है, थीटा ये थीटा पे जा रही है, प्लस 2 थीटा दैट इज 3 थीटा। बट अगर मैं माइनस ले लूं बीच में, तो ये तो माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। लेकिन इसी को मैं रिवर्स कर दूं तो थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा हो गया। तो यहाँ से आ गया 2v माइनस u प्लस 1 विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, सो दैट इज ऑल्सो वन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, जो कि ऑप्शन डी है।
अब क्वेश्चन ये है, क्या u को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाऊंगा इसके, इन दोनों के? नहीं सर, नहीं हो रहा है। हाँ, सो अगर मैं u को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाता हूँ, इन दोनों के कुछ भी तो मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये वन क्वेश्चन, इस वन को कैसे हटाओगे, है ना? सो u माइनस वन कन्वर्ज करा इन पर्टिकुलर थीटा, सो u कहाँ कन्वर्ज करेगा? मैं इसी स्टेटमेंट को अगर मैं कंटिन्यू करूँ, एडिंग वन बोथ साइड, थीटा तो क्या प्लस होगा? वन हो जाएगा। थीटा प्लस वन पे तो u will converge in probability to थीटा प्लस वन, बट हमसे वो थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर पूछा है। सो ऑप्शन में क्या दे रखा है? ए ट्रू है क्या? ऑप्शन में क्या है? करेक्ट क्या है इसने दिया है? बी सी डी। बी सी डी नहीं, बी सी डी है या बी सी है? बी सी डी तीनों। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो ये गलत है ना। सो वी कैन नॉट राइट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। सर सर वो एक बार बताइए ना, वो थीटा लेस देन इक्वल्स टू एक्स आई और थीटा प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स आई कैसे लिखा? हाँ, ये हम एमएलई जब फाइंड कर रहे थे तो वहां ये टेक्निक लगाते थे। इसमें क्या होता है कि जैसे तुम ये बताओ, यहाँ पे तुम्हारे पास एफ एक्स है, पहले तो मुझे छोड़िए बताओ, अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स आई का यूनिफॉर्म थीटा टू थीटा प्लस वन, तो मुझे बताओ इस एक्स आई का पीडीएफ क्या होगा? वन अपॉन बी माइनस ए, और एक्स आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? थीटा से थीटा प्लस वन। हाँ, तुम इक्वलिटी लगा समझ सकते गया। हो, ठीक है। अब लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे लिख लो। सो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन पीडीएफ है सबका, वन ही तो आएगा सब में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू चलता रहेगा एन टाइम। क्या आंसर आया? वन। x1 का पीडीएफ, x2 का पीडीएफ है ना, x1 x2 xi ऐसे लिख लो चाहो तो। सो एक सबका वन ही है तो वन आ गया। किसके लिए? तो xi मोर देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा प्लस वन फॉर ऑल i तुम कुछ भी ले लो 1 to n। तो अब लाइक्लीहुड फंक्शन में हमारा थीटा वेरिएबल, मुझे थीटा में इंटरेस्ट है, तो यहाँ क्या होगा, मैं लिखूंगा 1 है। अब ये इसको अलग अलग कर दिया कि थीटा मोर देन इक्वल टू xi है फॉर ऑल i, थीटा प्लस वन मोर, अच्छा मैं गलत लिख दिया फिर से। सो थीटा, ये ठीक था, हाँ दैट इज करेक्ट ना, थीटा लेस, हाँ ठीक है। और एक्स आई, बस दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ इसको अलग अलग, फॉर ऑल आई। अब इसका क्या मतलब, अगर मैं पुट करके इसको मैं ओपन करके लिखूं तो इसका क्या मतलब है कि थीटा छोटा है x1 से भी, थीटा इज लेस देन x2 ऑल्सो, थीटा इज लेस देन x3 ऑल्सो, इंटरसेक्शन चल रहा है, एंड थीटा लेस देन xn ऑल्सो, ये xn जस्ट रैंडम वेरिएबल है। अब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? ये सबसे छोटा है, देखो इसमें नंबर लाइन बना के दिखा देता हूँ। मान लो कि x1 की वैल्यू यहाँ पे है, x3 यहाँ है, x2 यहाँ है, कहीं कोई x5 यहाँ है, x4 यहाँ है, x6 है, कहीं भी हो सकता है, फिक्स थोड़ी है। अब बोल रहा है तुम्हारा थीटा इससे भी छोटा है, 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 सबसे छोटा है। कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा? थीटा की वैल्यू क्या होगी? इंटरसेक्शन क्या आएगा इसका? x1। हाँ, जो सबसे छोटा होगा, वैल्यू मुझे पता नहीं है ना, तो इनमें से जो भी छोटा होगा, ये कहना चाह रहा है कि थीटा जो है छोटा है उनमें से जो भी मिनिमम है। अब मिनिमम मुझे नहीं पता कौन सा है, जो भी मिनिमम होगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यही मतलब है कि जो भी मिनिमम है उसके बराबर ही आएगा। सो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो गया, यही आ गया। यहाँ से ऐसे ही आता है सिमिलर लॉजिक से कि थीटा प्लस वन सबसे ज्यादा है, तो कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा कि जो मैक्सिमम वाला होगा उससे ज्यादा हो जाएगा। हो गया, ठीक है। ओके सर। तो यही से थीटा हमारा फिर निकल के आता है कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1 से फर्स्ट ऑर्डर के बीच। सो ये लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा वेरिएबल था, उस थीटा का वैल्यू यहाँ है, ये डोमेन इसको बोलेंगे, दिस इज डोमेन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। सी ये डोमेन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन हो गया, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन में वेरिएबल थीटा है, एक्स नहीं। पीडीएफ में वेरिएबल एक्स होता है, थीटा नहीं। ये पीडीएफ या पीएमएफ
है ना? ओके, so parameter is a constant in PDF, xi's are constant in likelihood function, ठीक है, रिवर्स है दूसरे का। तो इसमें एक और डाउट है जी सर, इसमें जो लैम्बडा 0 से 1 में वो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा था ना, हाँ, तो अगर उससे बाहर कोई लैम्बडा ले और उससे कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे, तो उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि वो नहीं होगा, क्या हो भी सकता है? कोई ये एमएलई के लिए था, ये इंफॉर्मेशन जो है ये एमएलई का है कि इस बीच का कोई भी वैल्यू एमएलई है, तो उस बीच के वैल्यू लिखने का ये तरीका होता है कि ये क्या है, लैम्डा आर्बिट्री नंबर है 0 से 1 के बीच का, तो लैम्डा जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे तुम्हारा वो एस्टिमेटर उस इंटरवल में घूम रहा है, जैसे जैसे लैम्डा मूव करोगे वैसे हो जाएगा, तो वो उस इंटरवल में है तो एमएलई है तो कंसिस्टेंट है, इंटरवल में नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हाँ सर, 2 के लिए मतलब लैम्बडा इक्वल टू 2 के लिए ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ तो वही किया ना मैंने बाद में, तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लैम्डा को 2 तुम इनफैक्ट देखो, अब तुम जैसे मैंने यहाँ बोल दिया, मैं इधर लिख देते हैं, एक लाइन और लिख देता हूँ, देखो सो यहाँ मैंने ये दिखाया है कि u-1 will converge in probability to theta, v will converge in probability to theta, तो यहाँ ऐसा होगा कि a टाइम u-1 प्लस b टाइम v will converge in probability to a टाइम theta प्लस b टाइम theta। अब आपका चॉइस है, a आप कुछ भी चूज कर लो, ठीक है, ये इनवेरियंस प्रॉपर्टी होती है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की या कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की, तो ए भी आप कोई भी रियल नंबर चूज कर लो यहाँ पे, तो यहाँ एमएलई की बात नहीं कर रहे, वो हम एमएलई की बात कर रहे थे, लैम्डा 0 से 1 के बीच है, तो अब यहाँ हम कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की बात कर रहे हैं, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये कर लो, अब ए भी तुम जो भी चूज करना चूज कर लो, जैसे ए को 2 बी को -1 तो एक ऑप्शन आ जाएगा, ए को -1 बी को 2 रखो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, सी डी में आ जाएगा, एक सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, इस तरह से, तो यू कैन चूज व्हाटएवर वैल्यू यू वांट टू चूज, इस तरह वो चारों ऑप्शन ऐसा बना सकता है वो, मतलब यहाँ थीटा है ना उस तरीके से, ठीक है। सर अगर वो एमिली की कॉन्वेक्स फंक्शन से वो जो एमिली आएगा वो भी तो कंसिस्टेंट ही होगा जी, नहीं आए तो कुछ नहीं बोल सकते। सर यहाँ यूनिक एमएलई नहीं है तो फिर हम सारे एमएलई को कंसिस्टेंट बोल सकते हैं? जी ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सर 46। ये बताओ ये क्या है तुम्हारा, अच्छा ये कौन सा रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ है? एक्स का नहीं, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, नाम क्या है इसका? जियोमेट्रिक, ये सर 1 से स्टार्ट होगा वो वाला, और ये जियोमेट्रिक 0 से स्टार्ट होगा। हाँ ज्योमेट्री है दोनों, सो अगर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो दोनों इंडिपेंडेंट है, या मोर देन इक्वल टू 1 बोला है तो दोनों में, हाँ तो कोई बात नहीं, इसको ऐसा लिखोगे हाफ बाहर निकालना होगा, हाफ इंटू m - 2 1/3 और ये हाफ इंटू n - 1 यहाँ क्या হাফ নরমাল 3 বার করতে হবে না, এটাতে হাফ বার করতে হবে, আমি জানতাম না যে ওটাও 1/, क्या होगा, सो यहाँ से ये m मोर देन इक्वल टू 1 है ना, तो थोड़ा बैलेंस कर दो मल्टीप्लाई। हाँ क्योंकि वो थोड़ा सा क्योंकि अभी तुम्हें चेक करना होगा क्या ये पीएमएफ है, ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा, सो ये तो हो जाएगा आई थिंक, ये पीएमएफ देगा नहीं देगा, ये समेशन 1/3 की पावर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी कितनी आती है 1/2, हाँ a/1 - r है ना, सो ये आपका आ जाएगा दिस 1 - 1/3, तो ये 1/2, तो ये तो पी में बना नहीं अभी, तो थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करके बैलेंस करके फिर ठीक कर सकते हैं। ओके
अभी पीएमएफ नहीं बना रहा, जीएम और चेनन इस तरह से भी पीएमएफ नहीं होगा। फिर 2/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 2 आ जा रहा है सम इसका, है ना, इसको सम करोगे 1 से इन्फिनिटी में, सो ए अपॉन ओन एस आर, तो ये आपका आ जाता है 2। तो इस तरह बैलेंस, हाँ वो 2 से बैलेंस, ठीक है, वो कह रहा था सही कह रहा। सो इस तरह से बैलेंस करना, ठीक है। पहले मैं ज्वाइंट लिख लेता हूँ फिर करते हैं। सो 46 जो आपका है, सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y, ये आपके पास है। सो जब आप लिखोगे इसको तो आपके पास आ जाएगा, है ना, GM/HN लिख देते हैं। तो GM जो है हाफ की पावर -1, हाफ की पावर -1 और हाफ की पावर n। m मोर देन इक्वल टू 1 है, n मोर देन इक्वल टू 1 है। सो यहाँ से क्या होगा, अब इसको ठीक से वो कर लो, है ना। सो हमें इसका सम टू अर्थ हाफ टाइम हाफ की पावर m-1, और यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू एक, सॉरी मैं क्या कर दिया, 1/3 था ना एक, मैंने गलत कर हाँ दिया, सर 1/3 यहाँ 1/3 था। सो 1/3 की पावर n एक -1 है, ठीक है। तो ये 1/3 है। सो इसको ठीक करो। सो 1/3 की पावर यहाँ क्या कर दो, -1 पीएम पे कन्वर्ट करो इसको। सो व्हेन यू विल कन्वर्ट 1/3 की पावर n-1, यहाँ है 1/2, सर 2/3 होगा ना। नहीं बैलेंस कर रहा हूँ अभी, तो मैं उसी को लिख रहा हूँ जस्ट, यहाँ ठीक है। यस ये इसके इक्विवेलेंट है ना। तो अब मैं हाँ बैलेंस सर। करूँगा, तो पीएमएफ बनाने के लिए जैसे मुझे यहाँ हाफ चाहिए, ये पीएमएफ अब हो जाएगा, तो उस हाफ को यहाँ तुम बैलेंस करोगे, ये 2/3 हो गया। तो अब ये भी एक पीएमएफ हो गया और ये भी पीएमएफ हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा ना। सो m मोर देन इक्वल टू 1, n मोर देन इक्वल टू 1, ओके अब ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ज्वाइंट जो है ना, जो ज्वाइंट है, लाइक यहाँ m n है। सो x is m, y is n, so that is probability x is m and y is n, इस तरह से है। सो तो देखो, ये तो इफ एंड ओनली होता था डेफिनेशन में कि ज्वाइंट पीएमएफ इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीएमएफ, देन एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, है ना। ये इफ एंड ओनली होता हाँ है, सर। इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये है ना, ठीक है, तो जैसे उसको कर लो। अब क्या है यहाँ पे पूछा क्या है, EXY, तो इसको जस्ट वो कर लो अलग अलग। तो EXY क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो गया, तो EX इंटू EY, और यहाँ इस केस में क्या होता है, 1/p होता है। तो 1/2 और 1 ये कितना होगा, 2/3 नहीं सही, हाँ 2/3 ठीक है। तो Q की बारे -1p, Q की बारे -1p, हाँ। सो फाइनल आ गया 3 आ गया, ठीक है, हाँ, ओके इस तरीके से, ठीक है। तो ये थोड़ा बैलेंस करना था। 47 तो लोग ट्राई नहीं करते हो, तो बेसिक अलजेब्रा होता है। इसमें क्या है, G गिवन E इंटरसेक्शन F, मुझे क्या चाहिए, तो चाहिए क्या, सो खोल लो, G इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F चाहिए, और डिनोमिनेटर में E इंटरसेक्शन F चाहिए। देखो ये है क्या मेरे पास, तो है ना, हमें ढूंढना है क्या, G इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F। सो न्यूमरेटर तो ये है क्या, न्यूमरेटर, यस सर, तो न्यूमरेटर मिल गया। अब मुझे डिनोमिनेटर चाहिए, तो अब E इंटरसेक्शन F हमें ढूंढना है कहीं से। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, F इंटरसेक्शन G आ जाएगा, यहाँ से G इंटरसेक्शन F आ जाएगा, ओके। सो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको ब्रेक कर देता हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तुम लोग क्या जानते हो, इसको कैसे लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, बस ये है और ये है ना। सो वी कैन राइट इट एज, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, G इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये आपका है 0.3। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G, this thing is equal to
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। हाँ, तो अब देख लो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। सो यहाँ से ये वाला पता है मुझे, इस वाले से ये आ जाएगा जी इंटरसेक्शन एफ, यहाँ से आ जाएगा ना सेकेंड इन्फॉर्मेशन से 0.3 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो वो कैंसिल हो जाएगा। रिपीटिंग पॉइंट, तो ये प्रोसीड करो थर्ड वाले पार्ट को, तो मैं इधर लिखता हूँ। सो यहाँ से ये 0.1 अपॉन, और ये ई इंटरसेक्शन जी था, सही लिखा है मैंने, एफ इंटरसेक्शन जी था, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, ये था ना, ये वाला पार्ट होगा ना। हाँ सर, इंटरसेक्शन जी यहाँ से मिल गया मुझे 0. नीचे खाली 0.3 हो जाएगा। हाँ, और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये कैंसिल हो गया 0.3, तो यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ नहीं मिल गया, कितना आया 1/3। 1/3, यहाँ पुट कर देते 1/3, तो आंसर इसका क्या 0.3 आ गया। ठीक है, अरे भाई इसको 1/3 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा। हाँ सर 0.3 आ गया। ठीक है ना, समझ आया। यहाँ से हमने ओपन किया तो मुझे जी इंटरसेक्शन एफ मिला, यहाँ से ओपन किया तो मुझे इसमें ई इंटरसेक्शन एफ मिला, और वो ई इंटरसेक्शन एफ मुझे यहाँ जरूरत थी तो यहाँ पुट कर दिया। तो इस तरह की चीजें ओपन करके देखना है, मतलब थोड़ा सा करना पड़ेगा। सो ओपन करके उससे कर सकते हैं। और कोई शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते थे क्या हम, कुछ इस तरह से कर सकते थे शायद, जैसे यहाँ एफ गिवन है, यहाँ एफ इंटरसेक्शन जी गिवन है, तो हम इस तरह सोच सकते थे कि ई, उस तरह से ब्रेक करना चाहते थे, हमें जरूरत क्या था, ई इंटरसेक्शन एफ का जरूरत था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। लेकिन ये गिवन डायरेक्टली नहीं गिवन है ना, उस तरह से इसको लिख सकते थे। तो ये जो मतलब इसको पहले ढूंढना ही पड़ेगा, तो इसको खोलेंगे फिर उस तरह से आएगा। टाइम उतना ही लगना है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे, और भी तरीके हो सकते हैं, इससे इजियर भी हो सकते हैं, तुम करो शायद हो सकता है इससे कम टाइम में कर लो। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 56। तो यहाँ देख इजीली दिख रहा ना कि ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ तो इफ एंड ओनली इफ होता है ना। ये जो जॉइंट एमजीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल एमजीएफ, तो ये तो इफ एंड ओनली इफ है, सो इट मींस एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो क्या एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल 2,1/3 q प्लस p की पावर t, ओके 1/3। y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल 3,2/3 q प्लस p की पावर t। हाँ, अब डायरेक्टली निकालना मुश्किल है, तो x का सपोर्ट मुझे पता है 0, 1, 2 होगा, y का सपोर्ट पता है 0, 1, 2, 3 होगा, तो इसको 1 माइनस कर लेते हैं, तो 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो इन वैल्यूज के लिए क्या क्या इंडिपेंडेंट है ना, तो क्या क्या पेयर बन सकते हैं, अब बताओ क्या क्या पेयर बना सकते हो आप एक्स वाई का, ताकि वो सेटिस्फाई करे। एक तो 0, 0 हो गया, और पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ज्यादा बढ़ ही नहीं सकते, तो सिर्फ 0, 0 है, तो अलग अलग कर लो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x एट 0, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y एट 0 हो गया। सो 1 माइनस 0 पे q की पावर, ये x में क्या था q स्क्वायर, q1 स्क्वायर, q2 स्क्वायर कर लो पुट, तो 1 माइनस q है कितना 1/3 स्क्वायर, स्क्वायर होगा, एक मिनट, जो n है वो होगा ना, यहाँ 2 है, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, q2q, सो यहाँ 1/3, यहाँ 2/3 का स्क्वायर, एक में 2y 1/3 कर लो, बताइए सॉल्व। बाइनोमियल में x राउट 0 निकालना है, ये कुछ ऐसा मुझे लग रहा है 4/9 और 1/27, कुछ ऐसा आएगा। 9 9 243, तो कुछ ऐसा आ रहा है क्या, चेक कर लो एक बार शायद, देखना कैलकुलेशन मिस्टेक ना किया हो मैंने, तो ठीक है इस तरीके से कुछ आएगा, चेक कर लो आप। सो 239 243। ये है ना, हाँ, तो ये अप्रॉक्स 0.9 के अराउंड आएगा शायद, तो ये बहुत क्लोज वैल्यू है ना।
0.98। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है। सर जो 57 है क्वेश्चन नंबर, उसमें हो जा रहा है, उसके बाद मतलब ज्योमेट्री बना दे रहे हैं, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है 57 नंबर क्वेश्चन नंबर। तो ऐसे ही कर लो ना केसेस बना के कि देखो सम 6 कब हो सकता है। 4 नंबर है, उसको ऐड करके तुम 6 कब ला सकते हो। या तो एक तरीका है ज्योमेट्री का सम नेगेटिव बाइनोमियल होता है, तो उससे कर लो। वैसे सर जब 4 नंबर में 6 लाने के लिए सर बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है। नहीं, बहुत नहीं होगी, चेक करो, बहुत ज्यादा नहीं होगी, कुछ ही पॉसिबिलिटी होगी। हाँ मतलब सर वो भी तो उसको देखना पड़ेगा, वैसे 1 नहीं। 1 1 1 ये होगा, 6 पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना, तो क्या होना चाहिए बताओ फिर। 6 पहुंचाने के लिए क्या करना, 1 1 1 ले लिया, अगला क्या लेना पड़ेगा? 3। 3, तो एक ये हो गया। और इसको भी 1 तो 1 2 सजा 2 सकते हैं सर। 1 1 2 2 2 2 1 1। इसके कितने केसेस है? 4 केसेस है, तो 4 टाइम कर देना। और हाँ सर। ऐसे ही 1 1 2 2। अब बताओ इसके अलावा इसके कितने केसेस हैं? 2 3 होगा ना सर इसका। 4 फैक्टोरियल 2 6 फैक्टोरियल हो 2। जाएंगे। एक मिनट, सॉरी, हमारे पास कितने नंबर है? 6 है ना। मतलब नंबर 4 है, मुझे सम 4 नंबर का सम 6 लाना है मुझे, तो यू हैव टू सी, है ना। वही होगा सर, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो इससे कितना आ रहा है? 4 फैक्टोरियल बाई 2 6। फैक्टोरियल, क्योंकि 4 नंबर है आपके पास, है ना। यू हैव, क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ वन काइंड, सेकेंड ऑब्जेक्ट आउट ऑफ सेकेंड काइंड, तो उससे आपका आ जाएगा 24/4, तो 6 केसेस। 6। तो इसके 6 केसेस हो जाएंगे, तो इससे कर सकते हो आप। मतलब एक का निकालो, 4 टाइम करो। जैसे x1 1 है, द प्रोबेबिलिटी x1 is 1 into प्रोबेबिलिटी x2 is 1 into प्रोबेबिलिटी x3 is 1 into x4 is 3। एक हो गया, into 4 टाइम कर दो, क्योंकि IID है। फिर ऐसे दूसरे वाले में x1 1 प्लस में into x2 is 1 into x3 is 2 into x4 is 2, और 6 केसेस है, तो into 6 हो जाएगा। ये तरीका है। नहीं तो फिर ये नेगेटिव बाइनोमियल में कर लो, नेगेटिव बाइनोमियल r, p। तो यहाँ पे क्या है कि 4 का सम है, तो 4 का सम 4, p हो जाएगा। देख लो यहाँ 1 से स्टार्ट है, तो ये वाला वो केस था, लाइक नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट RH सक्सेस। सो यहाँ r की वैल्यू 4 है ना, 4 हो जाएगी, 4 का सम कर रहे हैं। अब वो देख लो, अगर वो p की वैल्यू 1/4। हाँ, सो प्रोबेबिलिटी y बराबर 6 निकालना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि वैल्यू 3/4 है ही, तो इस तरह से। और r हाँ की सर वैल्यू, इससे सिंपल ही हो जाएगा। तो इससे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। देख लो फॉर्मूला क्या है उसका। इस केस में जब नंबर ऑफ ट्रायल वाला था, तो उस केस में क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट RH सक्सेस, तो उसमें देखो फॉर्मूला क्या है मीन का, सॉरी मतलब ये पीएमएफ का फॉर्म। पीएमएफ का, नॉट में पीएमएफ क्या है उस केस में, तो पुट कर लो, है ना। टोटल ट्रायल y था, y-1 चूज आ जाएगा तुम्हें। कितने सक्सेस है ये? r-1 और p टू द पावर r, q टू द पावर y। इस तरह से y नंबर ऑफ ट्रायल था, तो y-r रखना पड़ेगा। r नंबर ऑफ सक्सेस है, और सो y-r होगा। ये आएगा इस केस में, चेक करो। हाँ सर ये आएगा। टोटल y ट्रायल है ना, ट्रायल बढ़ नहीं सकता। सो r सक्सेस है, तो y-r फेलियर होगा। जैसे यहाँ r-1 होता है, बाद में r आता है, तो वो r ऐड होके, मतलब बाद में p आता है, तो वो p की पावर 1, r-1 को r होगा। ठीक है, तो इसको यूज कर लो, इसमें पुट कर लो y-1 चूज r-1, p की पावर r-1, q की पावर -r इंटू p। तो इस p को कंबाइन कर दोगे p की पावर r-1 के साथ, तो ये p की पावर r हो गई। अब ये पुट कर लो, सब पता है तुम्हें। r is 4, q is 3/4, p is half, y is 6 हो गया। तो उसे भी कर लो, ठीक है। हो गया, फिर खत्म। सर 49। अच्छा।
49 में क्या दिक्कत है? सर इसमें ये तो दिख रहा है कि ये लैम्प प्लस है, हम्म बट आपने जो क्लास में कराया था तो आपने 1/2 कॉमन लिया था। हाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म पे देखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? सो व्हेन यू सी द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो मुझे लाप्लास का स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। 1/2b e to the power minus x minus mu upon b। b। तो चेक करो, ये फॉर्म पे है अभी, तुम चेक करो इसमें फिट कर पाओगे? तो b क्या रखना पड़ेगा उसके लिए, सोचो तुम, बताओ मुझे। इस फॉर्म पे रखने के लिए b क्या रखोगे और म्यू क्या रखोगे पहले वाले पार्ट में? फिट नहीं बैठेगा तुम्हें। यहाँ म्यू 1 कह रहा है, यहाँ म्यू 2 कह रहा होगा, तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये b फिक्स है, तो b इज 1 हेयर, म्यू इज 4 हेयर। तो इसीलिए इसको मैंने ऐसा कहा होगा, हाफ बाहर कर लो, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। वहां भी जो क्वेश्चन था क्यू वाला, वहां भी लीनियर कॉम्बिनेशन था। वो 6/π² बाहर क्यों दिया था? क्योंकि मुझे पता है 1/n² जो अंदर है उसका सम π²/6 होता है, तो उसको 1 करने के लिए उसने ये दिया हुआ है। तो यहाँ भी वही चीज है, हाफ यहाँ है और हाफ यहाँ होगा, तो ये हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाएगा। f1x इस तरह से है और f2x, तो हाफ टाइम f1x प्लस हाफ टाइम f2x। क्योंकि पूरी इसको अकेले इंटीग्रेट करोगे तो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी, इसको अकेले इंटीग्रेट करोगे प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी, और टोटल भी तुम्हें 1 चाहिए क्योंकि ये भी पीडीएफ है। तो टोटल 1 कैसे बनेगा? जब लीनियर कॉम्बिनेशन लेगा। तो इनफैक्ट ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, हाफ टाइम पहले का पीडीएफ था, हाफ इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 1, तो 1 टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। तो इसीलिए हाफ ऑफ किया। समझ आया क्यों हाफ ऑफ किया हमने? यस सर, मतलब हाँ कांस्टेंट सर। बाहर लेने तो उसकी सम 1 होनी चाहिए। हाँ, तो ये b1 है, तो ये हाफ टाइम, हाँ टोटल 1, पीडीएफ का इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए ना। जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये हाफ हाफ बैलेंस करके 1 कर रहा है टोटल, क्योंकि इसको भी पीडीएफ बनाना है तुम्हें। वरना इसका इंटीग्रेशन अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होता तो ये 2 आ जाता इंटीग्रेशन करके, पीडीएफ नहीं होता फिर ये। उसको पीडीएफ बनाना है, इसलिए वो लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था। इसीलिए वहां भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, फिर से बोल रहा हूँ, क्यू वाले क्वेश्चन में भी वो बाहर जो 6/π² ये लिखना पड़ा उसको, उसी लॉजिक है कि वहां भी इंटीग्रेशन उसको 1 करना है टोटल पीडीएफ का। हाँ सर, समझ गया। यस सर। तो इसीलिए अलग अलग है। यहाँ भी हाफ टाइम करोगे तो यहाँ भी b1 है, तो म्यू 4 है, म्यू 1 4 है, म्यू 2 6 है। तो यहाँ जब मीन निकालते हो तो हाफ टाइम म्यू 1 प्लस हाफ टाइम म्यू 2, ये वही हाफ है जो एक्स्ट्रा है, जो इस फॉर्म पे नहीं आ रहा है। तो हाफ टाइम म्यू 1 हाफ टाइम म्यू 2, तो हाफ कॉमन ले लो, 6 + 4, तो ये 5 मीन आ गया। और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि x बार म्यू पे कन्वर्ट करेगा, तो सिंपली आंसर 5 है। ओके ठीक है, फिर टाइम भी सारे 11 हो गया ना। तो सर 2 डाउट थे सर टेस्ट के, जो पिछले दिन रह गया था, बाद में पूछ लूं या आज पूछ लूं? नहीं, अभी कर लेते हैं, बताओ। तो ट्राई करते हैं। सर एक ग्रुप में भेज रखा है, वो बता दो। एक मिनट। चलो रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।